एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखेंगे आपकी सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो डायरेक्टली आपके 20 फरवरी को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर टाइप पे क्वेश्चन, ये नहीं बोल सकते कि सेम यही मिल जाएंगे सर। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सर। स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है मास्टर। पहला क्वेश्चन जो बोलता है गुरुजी ध्यान से सुनिएगा कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन स्टेटिंग द रीजन ऑफ योर आंसर। तो यहाँ से सुनिएगा Fe2O3 को जब अल्युमिनियम से रिएक्ट किया तो आपका क्या बना, अल्युमिनियम ऑक्साइड में बना, आपके आयरन बने और हीट दी। तो इसको बोल सकते हैं सर थर्माइट रिएक्शन है। थर्माइट रिएक्शन हीट, तो इसको बोल सकते हैं सर थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन या इसी को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, रिडॉक्स आपके रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, या इसी को बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसी को बोल सकते हैं क्या सर, यही तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। क्योंकि सर हीट को रिलीज कर रहा है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज रिलीजिंग आपकी रिलीजिंग हीट, लिबरेटिंग इवॉल्व्ड हीट, सो इट इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और सर दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज अल्युमिनियम इज ए मोर रिएक्टिव आपकी मेटल which displaces iron from its iron oxide। तो ये और सर ये रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे देखिएगा ऐप का ऑक्सीजन का रिमूव हुआ, रिडक्शन कहलाएगा बच्चा, रिडक्शन कहलाएगा मास्टर। अल्युमिनियम में जो हुए, अल्युमिनियम में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। बिकॉज इन दिस रिएक्शन दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज कोई एक आपको लिखना है तो फिर इतना क्यों सोचना कि सर आयरन से ऑक्सीजन रिमूव हो जा रही है और अल्युमिनियम में ऐड हो रही है ऑक्सीजन, इसीलिए सर एडिशन ऑफ रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड आपकी रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आया मास्टर, समझ में आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है मास्टर सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है कि लेड नाइट्रेट को जब पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ये बनता है लेड आयोडाइड। कैसा कलर होता है, येलो कलर होता है, येलो कलर होता है। इसका कलर जो होते हैं येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं लेड आयोडाइड का और बनता है पोटासियम नाइट्रेट। तो ये जो है सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या बोल सकते हैं पर्सिपिटेशन रिएक्शन है सर, पर्सिपिटेशन रिएक्शन है, पर्सिपिटेशन रिएक्शन है, पर्सिपिटेशन रिएक्शन है। तो समझिएगा कि पर्सिपिटेशन रिएक्शन इन विच रिएक्शन सर, इन दिस रिएक्शन पर्सिपिटेट आपकी लेड आयोडाइड इज फॉर्म, सो इट इज पर्सिपिटेशन रिएक्शन। और बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि सर इन दिस रिएक्शन द आयंस ऑफ द देयर इज इन रिएक्टेड आयंस आर एक्सचेंज्ड, सो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया मास्टर, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एलोवेली एंड नेफ्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग पॉइंट स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। तो एलोवेली जो लोकेशन का है सर बेलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसका यहाँ पे लिखते हैं बेलून लाइक स्ट्रक्चर होता है सर, बेलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बेलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और जो इसमें जो होता है प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड ऑफ present at terminal end of bronchioles in lungs, bronchioles इन लंग्स। अब नेफ्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन जो सर ये आपके जो आपके ब्रोंचियोल्स जो है सर, समझिएगा थोड़ा सा कि आपकी जो एलोवेली है वो ब्रोंचियल लंग्स में ब्रोंचियोल्स के एंड में आपकी जो फेफड़ा इस तरह से निकला हुआ रहता है ना, तो लास्ट में इस तरह से यहाँ पे एंड वाला जो होते हैं सर, यही तो आपकी ब्रोंचियल्स होते हैं।
नेफ्रॉन जो होते हैं एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है सर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। और जब प्रेजेंट होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? किडनी में, प्रेजेंट इन किडनी, प्रेजेंट इन किडनी, कहाँ प्रेजेंट होता है? किडनी में। सर फंक्शन जो है एलोवेली का सुनिएगा, एलोवेली का फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसेज का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और सर यहाँ से समझिएगा नेफ्रॉन का जो डिफरेंस लिखेंगे, नेफ्रॉन का जो फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड फ्रॉम टूथ फॉर्म यूरिन, और क्या बना लेता है? यूरिन बना लेता है सर, वो फिल्ट्रेशन करते हैं ब्लड का। समझ में आ गया? समझ में आ गया मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन 23, अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी, आपको दोनों में कोई एक ऑप्शन आप अटेम्प्ट करना है। लिस्ट द स्टेप्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय द प्लांट, what a special features is found in desert plant related to this process। तो स्टेप्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट, स्टेप्स ऑफ फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय द प्लांट, ये लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पे, समझिएगा। पहला पॉइंट ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी, ऑब्जर्प्शन होता है सर, ऑब्जर्प्शन ऑफ किसका होता है? लाइट एनर्जी को, लाइट एनर्जी, ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। इसके बाद बाय क्लोरोफिल, किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा सर एब्जॉर्प्शन होगा। दूसरा समझिएगा, दूसरा जो बोल रहे हैं, दूसरा जो स्टेप आएगा आपकी सर कन्वर्जन होते हैं, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, केमिकल कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी से किसमें कन्वर्ट होंगे? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू आपकी किसमें चेंज होंगे? हीट एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में होंगे सर, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में चेंज हुआ, केमिकल एनर्जी में चेंज हुआ। एंड स्प्लिटिंग, वाटर को यहाँ से टूटेगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन H2 एंड O2 में तोड़ेगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा सर, नेक्स्ट स्टेप जो इसका होगा रिडक्शन होंगे, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा किसमें? इनटू कार्बोहाइड्रेट में, इनटू किसमें? कार्बोहाइड्रेट में, वो एक्सचेंज करेगा सर कार्बोहाइड्रेट में। अब चौथा जो पॉइंट है समझिएगा, तो ये आपकी स्टेप होती है। पहला सर लाइट एनर्जी का ऑब्जर्व होता है, रिएक्शन लिखना चाहते हैं लिख देना CO2 प्लस H2O, ये आपके सनलाइट में प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना लेता है? C6H12 O6 ग्लूकोज बनाता है और साथ में ऑक्सीजन बनाते हैं। अब बोलता है कि सर एक वाट स्पेशल फीचर जो फाउंड होता है डेजर्ट प्लांट में रिलेटेड टू दिस प्रोसेस, तो सर डेजर्ट प्लांट में जो होते हैं टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, नाइट में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड प्रिपेयर एंड इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी ऑब्जर्व बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। सर एक उसमें स्टेप हो जाता है, क्या स्टेप हो जाता है सुन लीजिएगा, कि सर उसमें डेजर्ट प्लांट टेक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, वो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में लेते हैं, नाइट में ऑब्जर्व करता है, और सर जब नाइट में ऑब्जर्व करता है टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर, ये रात में खाना बनाते हैं एंड प्रिपेयर आपके क्या? प्रिपेयर इंटरमीडिएट विच इज प्रिपेयर एंड इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी, जो एनर्जी ऑब्जर्व हुआ है क्लोरोफिल के द्वारा दिन में। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एंड इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। समझ में आ गया? ये स्टेप वहाँ पे आपको लिखना पड़ता कि सर रात में क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड आपके टेकअप करते हैं, और सर दिन में जो क्लोरोफिल आपकी लाइट हीट को जो ऑब्जर्व किया है, लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व किया है, ये दोनों मिला के ग्लूकोज का इंटरमीडिएट वहाँ पे फॉर्म करता है।
समझ में आ गया मास्टर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए ना मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, स्क्रीन पे आपका दिख रहा होगा कि सर मेरे पास जगह नहीं है, जगह खाली कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है, सुनिएगा ध्यान से। एक्सप्लेन the role of the flowing enzymes in the process of digestion of food in humans। ह्यूमन्स में जो डाइजेशन का, फूड का डाइजेशन होता है, इस प्रोसेस में एंजाइम्स का ये रोल क्या है वो हमें बताना है। स्लेवरी एमिलाइज का जो है सर वो ब्रेक डाउन करते हैं, किसको ब्रेक डाउन करते हैं? अपने आप को नहीं, ब्रेक डाउन करते हैं विच इज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और शुगर, विच इज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं सर, ग्लूकोज में तोड़ते हैं, जो आपके होंगे टू शुगर। कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को शुगर में तोड़ते हैं, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को शुगर में तोड़ता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है, हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टोमक, ये सर आपकी प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। अब आते हैं ट्रैप्सिन जो होते हैं, इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन टू एमिनो एसिड। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? एमिनो एसिड में सर, एमिनो एसिड में। कौन? ट्रैप्सिन ने आपकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, प्रोटीन को पहले एमिनो एसिड में कन्वर्ट करवाता है। अब आता है लिपेस का काम क्या है सर? ये आपकी फैट्स को इमल्सिफाइड करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करता है, ब्रेकिंग डाउन। लिपेस का काम है ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स टू किसमें सर, किसमें कन्वर्ट करेगा? फैटी एसिड या जो कन्वर्ट करेंगे ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेंगे सर। फैट को ग्लिसरॉल या फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा कौन? लिपेस। समझ में आ गया लिप पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है मास्टर? समझिएगा कि सर द एबव फिगर शोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय लेंस विच बाय थिक लेंस से जो आपकी इमेज बन रहे हैं वो आपकी बन रहे हैं। तो यहाँ से आपका लेंस जो कैसा होगा, लेंस जो होगा सर ये आपके एक ही केस में बनता है, वर्चुअल इमेज बन रहा है ना। तो वर्चुअल इमेज देखो पीछे एक्सटेंड करके बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे जो होंगे वो कैसा लेंस होगा? कन्वेक्स लेंस होगा सर, कन्वेक्स लेंस होंगे। इस तरह का इमेज पढ़े थे ना जब आपके ऑप्टिकल सेंटर और आपके ऐप के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो कहाँ बनेगा? से आपकी बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट आपकी इमेज बनते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है सर। तो अब ये समझिएगा क्या बोला कि इमेज जो होगा, इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा। इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होंगे सर, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बोले जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चले गए? नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चले गए? नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया? मिल गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने चले, नेक्स्ट क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन से इसके आंसर करेंगे कि एनालाइसिस द फिगर एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन।
इसको एनालाइज करना है और फ्लोइंग क्वेश्चन का सर लेंस किस तरह का यूज किया है, कन्वेक्स लेंस का, कन्वेक्स लेंस का, कन्वेक्स लेंस का। इमेज जो बना वो कैसा बना, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बने सर, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना। अब बोलता है कि इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस से 30 सेंटीमीटर पे बना हुआ है, तो द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। सर मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, एम जो दिया हुआ वर्चुअल है तो +2 दिए हुए हैं, तो सर मैग्निफिकेशन जो हो जाता है लेंस का वो v/u हो जाता है। तो एम कितना दिए हुआ है 2 और आपके v जो दिए हुए हैं 30 सेंटीमीटर, तो v जो होगा लेफ्ट साइड में बढ़ रहे हैं ना, तो -30 सेंटीमीटर लेंगे सर। तो -30 सेंटीमीटर बाय क्या हो जाएगा, u यहाँ पे रखेंगे, u यहाँ पे रखेंगे, u को अब यहाँ से सर u को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो सर इधर डिवाइड में है तो लेफ्ट साइड में लेके जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड में लेके आएगा तो क्या नीचे चला जाएगा, ये डिवाइड होंगे 15 में, तो u जो आ जाएगा वो -15 सेंटीमीटर आ जाएगा, u आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। बना लिए सर मैग्निफिकेशन क्या होता है v/u, मैग्निफिकेशन वो कितना है 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है कि फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, जो विजुअली आपके इम्पेयर्ड स्टूडेंट मतलब कि जो विजुअली देख नहीं सकता, ये नहीं देख सकता ना फिगर, तो उनके लिए क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ लेंस ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। कौन बनाते हैं ये, कनकेव लेंस बनाते हैं, कनकेव लेंस बनाते हैं सर, कनकेव लेंस बनाते हैं, ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाते हैं। लिस्ट 2 यूजेज ऑफ सच ए लेंस, ये यूजेज का 2 हमें माइपिया में यूज होता है, माइपिया को ठीक करने में यूज किया जाता है, और दूसरा सर जो है पीप होल्स ऑफ डोर्स, पीप होल्स होता है ना, एनी अदर करेक्ट अल्टरनेटिव, पीप होल्स डोर्स में जो लगे रहते हैं वो कनकेव लेंस लगा रहता है, पीप होल्स जो छोटा सा नहीं लगा रहता है घर के दरवाजे पर, पीप होल्स ऑफ डोर्स उसमें लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी, यहाँ पे अटेम्प्ट करना है ऑप्शन ए या बी, आपको जो अच्छा लगे उसको अटेम्प्ट करना है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन बोला जाता है कि द इलेक्ट्रिक सर्किट एबव फिगर इन ए क्लॉथेज ड्रायर कंटेनर 2 हीटर्स एक्स एंड वाई, यह आपके पैरेलल है, 2 क्लॉथेज ड्रायर कंटेनर है जो आपकी एक्स और वाई क्या है लगा हुआ है, जो पैरेलल में कनेक्टेड है। द एबव फिगर शोज द सर्किट कनेक्टेड टू 230 वोल्ट, ये 230 वोल्ट पावर सप्लाई से लगा हुआ है। When both switches are closed, जब ये दोनों स्विचेज को क्लोज कर दिया जाता है तो वहाँ से करंट जो होते हैं एक्स में 3.5 एम्पियर निकलता है। कितना निकलता है 3.5 एम्पियर। तो एनालिसिस द सर्किट गिवन अबव एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड इन हीटर बी एक्स, हीटर एक्स में कितना होगा ये हमें बताना है कि पावर कितना दे होंगे, कि अगर रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज अगर डबल कर दे तो डैट ऑफ वाई कैलकुलेट द करंट इन हीटर हो। अगर रेजिस्टेंस जो है एक्स का रेजिस्टेंस वो डबल कर दिया जाए वाई की, डेट ऑफ वाई से क्या किया जाए डबल कर दिया जाए, तो आपकी वहाँ पे करंट कितना होगा सर कि द करंट इन दी हीटर वाई। तो हीटर वाई में करंट क्या होगा वो हमें निकालना है। तो पहला जो होगा सर, पहला वाला केस जो होगा करंट क्या पोटेंशियल डिफरेंस तो भी होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी होंगे। तो जब भी होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा P इक्वल टू किसका निकालना है एक्स के अबाउट, तो P एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा VI हो जाएंगे। VI तो करंट इसमें कितना जा रहा है मास्टर, इसमें करंट कितना जा रहा है, करंट जो जा रहा है मास्टर वो करंट कितना जा रहा है, करंट जो है 3.5 एम्पियर जा रहा है। तो क्या हो जाएगा वोल्ट कितना है 230 वोल्ट इंटू क्या है करंट कितना है 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा मास्टर 805 वोल्ट आ जाएगा, 805 आपकी वाट आ जाएगी, 805 वाट आ जाएगा। तो मतलब कि अगर करंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो करंट कितना निकल रहा है यहाँ से 3.5 एम्पियर, 3.5 एम्पियर निकल रहे हैं। तो सर द हाफ द रेजिस्टेंस मीन्स डबल द करंट,
अगर रेजिस्टेंस को हाफ करते हैं, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ x इज डबल दैट ऑफ y, मतलब कि सर क्या कर रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस को हाफ डबल करते हैं तो हाफ दी रेजिस्टेंस मीन्स डबल दी आई जो होता है, दूसरा पार्ट का बना रहे हैं, आई जो होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। समझिएगा, मतलब रेजिस्टेंस अगर बढ़ेंगे तो करंट घटेगा। तो यहाँ पे अगर x को डबल करते हैं तो y का क्या हो जाता है, डेट ऑफ y, कैलकुलेट डेट ऑफ y। तो सर अगर रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो करंट जो है y में कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आपकी रेजिस्टेंस जब आधा कर दिया जाए तो करंट जो हो जाएंगे और डबल हो जाएंगे। तो y में जो करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका हाफ कर दे रहे हैं। x का रेजिस्टेंस आधा है तो करंट उसमें डबल होगा, मतलब कितना हो जाएगा, आपकी जो करंट डबल होंगे, आई वाई निकालना है तो 2 इंटू आई एक्स हो जाएगा सर। तो 2 इंटू क्या, आई एक्स कितना है, आई एक्स कितना है 3.5 है, तो यहाँ से आई वाई कितना निकल जाएगा, 7 एम्पियर निकल जाएगा। 7 एम्पियर जब निकल गया, 7 एम्पियर जब निकल गए तो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ x इज डबल देन y कैलकुलेट दैट ऑफ y कैलकुलेट करंट इन द हीटर में कितना करंट होगा वो हमें निकालना है, सर, वो हमें निकालना कि आपके हीटर में करंट कितना होगा, y द डेट ऑफ y देन करंट इन हीटर y में करंट कितना होगा, 7 एम्पियर। निकल तो गए। अब तो क्या निकालना है, निकल तो गया मास्टर कि करंट, देखना ध्यान से समझना, इसमें अगर r मानते हैं, ये आपके 2r हो गए, ये आपकी r है, यही तो बोला है, R हो गया तो R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा मास्टर, तो यहाँ से रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे 2R तो R कितना हो जाएगा, तो इतना समझना ना कि करंट अगर रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया जा रहा है तो करंट क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो यहाँ से इतना प्रोसेस बनाने के ना, यहाँ से डायरेक्ट लिखना कि करंट सर अगर रेजिस्टेंस अगर हाफ हो रहे हैं तो करंट क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, या जो बनाना चाहते हो उसको बता रहा हूँ, देखिएगा, समझिएगा सर कि ये R2R अगर x को डबल कर देते हैं y के से, तो अगर ये R माने तो ये 2R हो जाएंगे, तो R इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सुनिएगा, तो करंट जो होंगे I1 जो होगा, I1 इक्वल टू जो होता है आपकी इसका R बाय आपकी RY हो जाएंगे, R बाय क्या हो जाएगा 3R जोड़ेंगे तो दोनों, फिर क्या हो जाएंगे यहाँ से इंटू क्या हो जाएगा I, तो R से R कटे, I इक्वल टू कितना हो जाएगा 3I1 हो जाएगा सर। पूरा करंट जो यहाँ से निकलेगा वो 3I1, तो 3 इंटू I1 कितना था 3.5, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 10.5 होगा। 10.5 निकला तो 10.5 में 3.8, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो ये y है तो IX प्लस क्या हो जाएंगे IY, क्योंकि जो करंट यहाँ से आ रहा है सर, जो करंट यहाँ से I आ रहे हैं वही तो यहाँ बटेगा, यहाँ IX चला जा रहा है, यहाँ पे IY चला जा रहा है, तो I कितना निकला 10.5 और आपकी IX क्या है 3.5 प्लस IY कितना निकल जाएगा, IY 10.5 माइनस 3.5 क्या आ जाएंगे यहाँ से 7, आपकी आगे 7 एम्पियर। तो करंट जो होगा Y के थ्रू वो कितना होगा 7 एम्पियर। आप इस तरह से बना सकते हो, आप इस तरह से जो मन करे आप बना सकते हो। तो करंट आपको याद रखिएगा, पैरेलल केस में जो होता है करंट अगर I1 निकालना चाहते हैं तो R2 रेजिस्टेंस लो बाय R1 प्लस R2 इंटू I करते हैं टोटल करंट। ये फार्मूला होता है गुरुजी, फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जा रहा है सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आपकी सर द एबव फिगर शोज 2 रेजिस्टर्स X एंड Y कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी। ये आपके 2 रेजिस्टर्स X एंड Y से कनेक्टेड है सीरीज में एक बैटरी से। द पावर डिसिपेटेड फॉर दिस कॉम्बिनेशन इज P1। जो पावर डिसिपेटेड हो रहा है P1 हो रहा है सर। द पावर डिसिपेटेड फॉर दिस कॉम्बिनेशन इज P1। कितना हो रहे हैं P1 हो रहे हैं।
और सर ये वेन दिस रजिस्टर्स अगर जो है अगर वही रजिस्टर्स को हम सर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी, देन द पावर डिसिपेटेड इन द गिवन वन। तो सर दो एक बार क्या करते हैं, इसको पैरेलल में जोड़ा हुआ है तो सीरीज में जोड़ा हुआ है तो सीरीज के लिए निकाल लेते हैं। वोल्टेज भी ये आपका आर है, एक का रेजिस्टेंस क्या है आपकी आर, दूसरा का क्या है 2R है, यही है ना, देखो ना यही है आपकी क्या, एक का R है तो दूसरा का रेजिस्टेंस 2R है। तो आपकी R इक्विवेलेंट जो निकलेगा यहाँ से RS निकाल लो ना, RS जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3R हो जाएंगे सर। अब सर इसके पैरेलल में जब जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं तो इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकलेगा R और 2R का, तो 1/R प्लस क्या हो जाएगा 1/2R। एलसीएम निकालेंगे यहाँ से RP निकालेंगे, RP तो यहाँ से 2R आ जाएगा, 2R यहाँ से क्या हो जाएगा 2 आपकी 2R एलसीएम आया तो ये 2 ये +1 मतलब क्या आ जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R/3 आ जाएंगे सर। R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ गया 2R/3। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए सेम होंगे तो एक में पावर जब आपके पैरेलल के लिए सीरीज के लिए कितना पावर निकलेगा P1 इक्वल टू V²/R1। R1 कितना है सर RS हो जाएंगे सीरीज के लिए ना, P1 है सीरीज के लिए तो V² क्या हो जाएगा RS, तो V² कितना आया V² ही रहेंगे सर, RS कितना आया 3R आया। P2 जो आया P2 आया P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V²/PP पैरेलल केस में RP कितना आया V² आपकी 2R/3 आ गया सर। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे P1/P2 निकालना तो V² से V² कटा, R से R कटा, A3 ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 3 आपके 3 × 2 कटा 3 1 जा 3 क्या आ गया 1/2 1:2 हो जाएंगे, 1:2 हो जाएंगे। कोई मिला सर, तो 2R आपके 3 भी और ये 3 ऊपर चला जाएगा ना, ये आपके क्या हुआ तो यहाँ से गलत किए कुछ, देखो काटने में सर गलत हुए काटने में तो V²/3R हो जाएगा, V²/3R और ये क्या 2R/3 है, 2R/3 है तो 2R/3 है तो V²/3R और ये क्या V²/2R/3R तो ये देखो ये तार फिर यहाँ से 3V² हो जाएंगे, 3V² हो जाएंगे तो ये कटेगा नहीं तो आपकी जो यहाँ से सॉल्व होगा सर, यहाँ से गलती की है, क्या गलती हुआ है देखिएगा, थोड़ा मैच कीजिएगा कि ये सर 3V² में क्या हो जाएगा 3V² आपके 2R हो जाएंगे तो V² से V² कटा, R से R कटे, अब क्या हो जाएंगे 1/3 बाई क्या हो जाएगा 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 बाई क्या हो जाएगा 3 × 3 क्या आ गया 2/9 हो जाएंगे, 2/9 हो जाएंगे, 2/9 हो जाएंगे। तो हम देख लिए कि क्वेश्चंस कैसे बनाया जाता है, ये फिगर से था तो फिगर के लिए जो इनविजिबल पर्सन होंगे वहाँ पे विजुअल रिपेयर्ड जो स्टूडेंट होंगे जिसे दिख नहीं रहा होगा उसके लिए कुछ दूसरा क्वेश्चन है तो वो भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं सर कि कैसे बनेगा, समझिएगा। ये तो बनाना सीख गए, अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम देखने चले सर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है गुरुजी सुनिएगा, गुरुजी क्या बोलता है। दूसरा क्वेश्चन जो बोलते हैं यहाँ पे कि एक आपकी वी हैव 4 रजिस्टर, हमके पास क्या है वी हैव 4 रजिस्टर्स A B C and D ऑफ रेजिस्टेंस इज 3 ओम 6 ओम और आपकी 9 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। आपके 4 तरह के रजिस्टर से A B C D नाम दिया हुआ है, आप सर फाइंड आउट दी लोवेस्ट रेजिस्टेंस विच कैन बी ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग दिस 4 रेजिस्टेंस। तो चारों को अगर पैरेलल में जोड़ देते हैं तो सबसे छोटा रेजिस्टेंस मिलेगा, लोवेस्ट रेजिस्टेंस। पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में छोटा वाला से भी छोटा वैल्यू मिलता है तो 1/3 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/12। सर यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा, क्या आएंगे 36 आएंगे। तो सर 3 आपके 3 क्या होता है 3 12 जा 36 तो 1 12 जा 12 प्लस 6 6 जा 36 तो 6 से आपके 6 हो जाएंगे प्लस 9 4 जा 31 तो 1 4 जा 4 प्लस 12 3 जा 36 तो 3
अब यहाँ से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 6 18 18 4 आपकी 18 4 18 4 22 22 और 3 25/36 आ गया, 25/36 आ गया। मतलब आर इक्विवेलेंट जो निकल गए और 36/25 हो जाएंगे। आर इक्वल टू जो निकल गया वो कितना आ गया, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आया भाई, देखो ना कितना आया। तो ये गलत दिया हुआ है, 12 से कितना हो जाएगा 36 होंगे, तो 36/25 हो जाएगा, 36/25 हो जाएंगे। तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो लगभग 1 यही आप छोड़ सकते हो ओम सर। नेक्स्ट आपके बोले गया दूसरा क्वेश्चन, अगर ये आपका बन जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना है। तो 1/r इक्विवेलेंट फार्मूला वहाँ पे लिखिएगा, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, तभी नंबर मिलेंगे सर। अब जो आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इतना, और बाकी लास्ट में आंसर ला के देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है, यू आर गिवन टू फ्यूज वायर, आपको 2 फ्यूज वायर दिया गया है ए एंड बी विद करंट रेटिंग 2 एम्पियर एंड 5 एम्पियर रिस्पेक्टिवली, जस्टिफाई विथ रीजन विच ऑफ द टू वुड यू यूज विथ ए 1000 वाट और 220 वोल्ट बैटरी। तो पहले यहाँ से क्या निकाल लेंगे, करंट P इक्वल टू क्या होता है वी आई सर, तो V इक्वल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा P/V, तो P कितना है आपके 1000 है, आपके 220 वोल्ट है, A0 से A0 घटेगा तो 22 चौक 88 4 पॉइंट समथिंग आएंगे सर। इसका जब निकालोगे तो 4.54 एम्पियर आएगा। कितना करंट आ रहा है 4.54 एम्पियर, तो हम लोग जो रेटेड फ्यूज यूज करेंगे वो कितना यूज करेंगे 5 एम्पियर का सर, क्योंकि 2 एम्पियर का तो क्या करेगा फ्यूज, तो वी विल यूज 5 एम्पियर फ्यूज because we will use fuse B of 5 ampere rating 5 ampere because current in our circuit current is 4.54 ampere, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे 5 एम्पियर का। तो बोलता है कि पासिंग थ्रू इट वेयर इज फ्यूज ए विल मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट एज द करंट एक्सीड इट रेटिंग। अगर सर बी को अगर यूज करते हैं फ्यूज की तरह तो सर करंट ज़्यादा जा रहा है तो क्या करेगा फ्यूज आपको मेल्ट कर देगा, ब्रेक कर देगा सर्किट। लेकिन 5 एम्पियर को यहाँ पे यूज करेंगे, 5 एम्पियर का इसी के लिए क्योंकि करंट थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा वाला फ्यूज, क्योंकि 4.5 एम्पियर जा रहा है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ना मास्टर, नहीं समझ में तो आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या, सुनिएगा कि द कार्टन बिलो एड्रेस ए ग्रोइंग कंसर्न, जो आपके दिया हुआ है ग्रोइंग कंसर्न के बारे में बताया गया। तो ग्रोइंग कंसर्न के बारे में बताया गया, तो व्हाट इम्पैक्ट विल बी प्रोसेस शोन इन द इमेज हैव ऑन्स इफ दे ऑक्यूपाई द लास्ट टॉपिक लेवल एक्सप्लेन्स। अगर वो लास्ट टॉपिक लेवल्स में तो एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना है 26 का, कि पेस्टिसाइड जो होते हैं सर, पेस्टिसाइड को छिड़का जा रहा है, तो पेस्टिसाइड जो होते हैं वो बायोमैग्निफिकेशन होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, जो ह्यूमन को क्या होगा हाईएस्ट कंसंट्रेशन में पेस्टिसाइड जो मिलेंगे और लीड्स टू बायोमैग्निफिकेशन होगा सर। तो क्या बोलेंगे कि सर व्हाट इम्पैक्ट विल बी द प्रोसेस शोन इन इमेज हैव टू ह्यूमंस इफ द लास्ट टॉपिक लेवल इन सर पेस्टिसाइड जो आपकी हो रहे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड एट ईच टॉपिक लेवल, सभी टॉपिक लेवल में एक टॉपिक लेवल से दूसरा टॉपिक लेवल में जाएंगे, persist for longer time and thus last topic level has highest concentration। और ये कहाँ तक जाएगा, persist जो होगा longer time तक रहेगा और ये लास्ट टॉपिक लेवल तक जाएगा जिसका हाईएस्ट कंसंट्रेशन होंगे। ह्यूमन विल हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड विच लीड्स टू बायोमैग्निफिकेशन। सर बायोमैग्निफिकेशन आपकी पेस्टिसाइड केमिकल्स जो होती है, पेस्ट जो आपकी जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, तो एक टॉपिक लेवल से अगर दूसरा टॉपिक है तो ये आपकी इंक्रीज करती जाती है, कैसा इनकी दो आपकी ह्यूमन को मिलेंगे वो हायर कंसंट्रेशन में आपका बायोमैग्निफिकेशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके इनविजिबल के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए, क्रिएट ए फूड चेन विथ मोर देन 2 टॉपिक लेवल दे एग्जिस्ट इन द केबेज फार्म। किसमें है, केबेज फार्म में है सर।
तो आपके समझिए कि इफ ह्यूमन्स ऑक्यूपाई द लास्ट ट्रॉपिक लेवल देन हाउ वुड स्प्रेइंग पेस्टिसाइड इफेक्ट द ह्यूमन्स, एक्सप्लेन। तो केबेज प्लांट में है, केबेज प्लांट का कौन खाएगा? खरगोश। कौन खाएगा? खरगोश खाएगा, रेबिट खाएगा सर। रेबिट को कौन खाएगा? स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा? आउल खाएगा, आउल खाएगा। ये आपकी एक नंबर। अब बोलता है कि पेस्टिसाइड्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड परसिस्ट फॉर लॉन्ग, सो व्हेन ह्यूमन्स कंज्यूम प्लांट और एनी एनिमल्स दैट कंज्यूम दिस प्लांट द पेस्टिसाइड, जो सर अगर ह्यूमन क्या करता है कि प्लांट को या अदर एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, तो प्लांट में जो आपकी है सर वो पेस्टिसाइड क्या होगा? फूड चेन में इंटर कर जाएगा। कीपिंग गेटिंग एक्यूमुलेटेड एट ईच ट्रॉपिक लेवल, सभी ट्रॉपिक लेवल में क्या होगा? आपकी सर पेस्टिसाइड्स इंटर कर जाएंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। डज द ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट ट्रॉपिक लेवल, जो ऑर्गेनिज्म लास्ट ट्रॉपिक लेवल में होंगे, ह्यूमन बीइंग हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलो या बायो मैग्निफिकेशन बोलो। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 बोला जाता है, सुनिएगा कि अनिरुद्ध टुक 2 मेटल ऑक्साइड, अनिरुद्ध जो है 2 मेटल ऑक्साइड लेते हैं, अल्युमिनियम ऑक्साइड और आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड, एज शोन इन दी पिक्चर गिवन बिलो, जो पिक्चर है उसमें दिखाया गया है। बट ही फॉरगॉट टू लेबल दे, ये भूल गए कि लेबल करना। हाउ विल यू गाइड हेल्प अनिरुद्ध टू आइडेंटिफाई द ऑक्साइड एंड लेबल दे, कि ऑक्साइड को कैसे पहचानने बताओगे और लेबल करने के लिए कहोगे सर। तो ये आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सर आपके जो 2 एक्टिव दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो होगा सुनिएगा, एक्वा सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड टर्न्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है सर वो क्या हो जाएगा? टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अल्युमिनियम ऑक्साइड जो होंगे 2 आपके यहाँ पे क्या है बोला गया? 2 ऑक्साइड से, एक मेटल ऑक्साइड आपकी अल्युमिनियम ऑक्साइड है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एज शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो, बट ही फॉरगेट टू लेबल दे। हाउ विल यू गाइड हेल्प अनिरुद्ध टू आइडेंटिफाई, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो होगा वो रेड लिटमस से ब्लू हो जाएंगे, ब्लू लिटमस हो जाएंगे। और अल्युमिनियम ऑक्साइड सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो ये आपकी एसिड की तरह भी आपका बिहेव करेगा, तो ये ब्लू लिटमस से लेड लिटमस हो जाएंगे। सुनिएगा, यही बोला जा रहा है कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू आपकी, बट वेयर एज अल्युमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक एंड इनसोल्युबल इन वाटर, इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर ब्लू और रेड लिटमस, इसका चेंज एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नहीं होता है सर। सॉरी, वेरी सॉरी, कि आपकी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो रेड लिटमस से ब्लू लिटमस हो जाएंगे, और आपकी जो आपकी अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है और इनसोल्युबल इन सॉल्ट है, सॉल्ट में तो सोल्युबल नहीं है, तो पीएच मान कहाँ से बताएगा? तो ये ना एक्ट करेगा, तो ये चेंज नहीं करेगा, आइदर ब्लू और रेड लिटमस के कलर को चेंज नहीं करेंगे। डज नॉट इफेक्ट आपकी लिटमस पेपर को इफेक्ट नहीं करेगा सर। तो समझ में आ गया ना? तो समझिएगा, रेड लिटमस से ब्लू कर दिया मतलब वो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, जो नहीं कर पाया, कोई इफेक्ट नहीं कर पाया, वो क्या हो जाएगा? अल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड ओनली वेयर एज अल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट, या बोल सकते हैं अल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड डाल देंगे सर, तो अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट कर जाएगा किससे? आपकी एसिड से, लेकिन अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो आपकी दोनों से रिएक्ट करेगा, एसिड एंड बेस विच आर एम्फोटेरिक। समझ आ गया? दोनों का अंतर कर लोगे? कर लेंगे मास्टर, कर लेंगे कि आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड सिर्फ एसिड से रिएक्ट करेगा, लेकिन आपकी अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है दोनों से, एसिड और बेस से दोनों से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, इन एन एक्टिविटी एसु वाज गिवन 2 सब्सटेंसेस, एसु को 2 सब्सटेंसेस दिया गया, एक कॉपर सल्फाइड और दूसरा कॉपर ऑक्साइड। टू ऑब्टेन कॉपर फ्रॉम दिस कंपाउंड सी वाज एबल टू एक्सट्रैक्ट कॉपर सक्सेसफुली, ये जो एबल हो गई आपकी कॉपर को निकालने के लिए। इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन हाउ एसु मैट हैव कंप्लीटेड द एक्टिविटी, कैसे हो के? तो कॉपर सल्फाइड को पहले क्या किया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, ऑक्सीजन के साथ रोस्टिंग करवाया सर, हीट करवाया, रोस्टिंग करवाए, वो रोस्टिंग मत समझ लेना। तो ये आपके जो बन गए कॉपर ऑक्साइड बना,
कॉपर ऑक्साइड बना और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बने। सल्फर डाइऑक्साइड, अब रिएक्शन को बैलेंस कर देना, यहाँ पे कॉपर टू सल्फर एक ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 2 हो जाएंगे। 2 लगाएं तो ऑक्सीजन जैसे कार्बन कितना, कॉपर कितना 4 हो गया तो 2 यहाँ लगा दिए, 2 यहाँ जैसे लगाएं तो 2 यहाँ आपको लगाना पड़ेगा सर, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट को कॉपर ऑक्साइड के साथ हिट कर देंगे, कॉपर सल्फाइड के साथ सिंपली हिट कर देंगे, रिडक्शन नहीं करवाते, वो सिंपली टूट जाता है। हिट करवाओगे तो ऑक्साइड अलग हो जाएंगे और आप कॉपर अलग हो जाएंगे, तो कॉपर बन जाएंगे और लास्ट में SO2 गैस बाहर आ जाएगा सर। तो ये 6 कॉपर मिलेंगे, 6 कॉपर। रिएक्शन को बैलेंस तो करना आता होगा, कर लेंगे गुरु, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सुनिएगा। तो ये 2 रिएक्शन आपको वहाँ पे कि कॉपर सल्फाइड जब ऑक्सीजन से के साथ हिट करती है रोस्टिंग प्रोसेस में, तो एक कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। फिर कॉपर सल्फाइड को कॉपर ऑक्साइड में हिट करते हैं तो सिंपली वो कॉपर और SO2 में टूट जाता है सर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये विजुअली इम्पेयर्ड जो देख नहीं सकते फिगर, इनके लिए गिव रीजन्स फॉर द फ्लोइंग, सर्टेन मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग उटेंसिल्स। तो सर पहला इसका जो हो जाएगा, बिकॉज इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बिकॉज इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए तो खाना पका लेते, कुकिंग यूटेंसिल बनाने में यूज करते हैं सर। कि सर्टेन मेटल्स जो आर यूज फॉर मेकिंग फूड, कुकिंग यूटेंसिल्स एज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन बोला जाता है, सुनिएगा गुरु, कि हाइड्रोजन गैस डज नॉट इवॉल्व व्हेन सर्टेन मेटल एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, because HNO3 nitric acid is a oxidizing agent, good oxidizing agent, which hydrogen oxidize into water and आपकी जो HNO3 reduced हो जाते हैं, reduced to NO2। मतलब कि सर हाइड्रोजन गैस जो सर्टेन मेटल में इवॉल्व नहीं होता है नाइट्रिक एसिड के में, लेकिन एक्सेप्ट मैग्नीशियम और मैंगनीज, क्यों कि सर HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड जो है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में और HNO3 खुद रिड्यूस हो जाता है NO2 में। समझ में आ गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है सुनिएगा मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है और में आते हैं, कोई आपको अटेम्प्ट ए या बी करना है, ध्यान रखिएगा, ए या बी अटेम्प्ट करना है, आपको ध्यान रखना है, ए या बी अटेम्प्ट करना हो वो आपके ध्यान में रखना है। क्या बोला जाता है, अटेम्प्ट एदर ऑप्शन ए और बी इन द गिवन सीरीज ऑफ रिएक्शन, नेम द कंपाउंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई क्या होगा, एक कंपाउंड का नाम बताना है सीरीज ऑफ रिएक्शन में। जो सीरीज ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है वो एक्स और वाई का नाम बताना है, क्या होंगे, और विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्स टू जेड। एक्स टू जेड जो हो रहा है वो किस तरह का रिएक्शन है सर, किस तरह का रिएक्शन है। तो आपके सर जब NaCl, H2O, CO2 और एमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और एमोनियम क्लोराइड बन जाता है सर, एमोनियम क्लोराइड बन जाते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। अब सोडियम कार्बोनेट को जब हीट कर देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, Na2CO3 बन जाती है। तो एक्स और वाई क्या हो गया, एक्स जो हो गया सर वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, NaHCO3 हो गए, और जेड जो हो गया वो क्या हो गया, वाशिंग सोडा हो गया, आपके सोडियम कार्बोनेट हो गए सर, Na2CO3। ये जो कैसा रिएक्शन है, अब जो बोलता है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो क्या हो रहा है आपकी सर, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, टूट रहे हैं सर, टूट रहे, देखो ना यहाँ से टूटा ना NaHCO3 तो टूट रहे, कैसा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सर। अब बोला जाता है कि क्वेश्चन जो आपकी 3rd नंबर है सुनिएगा, 3rd नंबर जो है सुनिएगा, क्या बोला जाता है, 3rd नंबर बोला जाता है यू आर गिवन 3 अननोन सोल्यूशन, आपको 3 अननोन सोल्यूशन दिया हुआ है A, B एंड C,
विथ ऑप्शन H10H2O मिला देंगे तो क्या हो जाएगा Na2CO3.10H2O पूरा कंप्लीट रिएक्शन कर देने क्यों आपका ये हो जाएगा, इसी का नाम है वॉशिंग सोडा। अब बोला जाता है कि आपके 3 अननोन सोल्यूशन है A, B एंड C विथ pH वैल्यू जो दिया हुआ है, pH वैल्यू क्या दिया हुआ है 6, 8 एंड 9.5 रिस्पेक्टिवली दिए। 6 दिया हुआ है A का, B का आपका 8 दिया हुआ है, C का कितना 9.5 दिया हुआ है। इन विच सोल्यूशन विल द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन बी प्रेजेंट, जिसका pH वैल्यू कम होगा, pH वैल्यू लेस, उसका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ज़्यादा होगा। तो pH वैल्यू कम किसका है 6 का, तो आपके A का जो होंगे सोल्यूशन A का जो आपके हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा होगा सर, क्योंकि कम है। नेक्स्ट आपके बोला अरेंज द गिवन सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, जिसका pH सबसे ज़्यादा उसका कम होगा C, उसके बाद B, उसके बाद A, यही तो ऑप्शन हो जाएंगे सर C, B, A। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सज गया, ऑप्शन मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ना मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, सुनिएगा क्वेश्चन ध्यान से कि कमेंट ऑन द फ्लोइंग स्टेटमेंट, आपको क्या करना है कमेंट करना है फ्लोइंग स्टेटमेंट पे कि बी स्टिंग इज ट्रीटेड विथ बेकिंग सोडा पेस्ट वेयर एज वेस्ट स्टिंग इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट विनेगर। तो सर बी स्टिंग में जो होता है वो मिथेनोइक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड होते हैं सर। और ये जो सोडा बेकिंग सोडा जो होता है बेस होता है, जब बेस एंड एसिड जब रिएक्ट करता है तो न्यूट्रल बनाता है। वेस्ट फर्स्टिंग में जो होता है वो आपके क्या होते हैं, वेस्ट फर्स्टिंग में जो होता है सर सुनिएगा, वेस्ट फर्स्टिंग में जो होता है वो बेसिक मीडियम होता है, तो इसको क्या चाहिए एस्टिक एसिड चाहिए, एस्टिक आपके डाइल्यूट विनेगर मतलब एस्टिक एसिड चाहिए न्यूट्रल करने के लिए। तो इन बी स्टिंग देयर इज अक्कर मिथेनोइक एसिड एंड इन एस्टिक मीडियम एंड इन वेस्ट फर्स्टिंग अक्कर आपके क्या बेसिक सब्सटेंस। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मर ट्रीट सॉइल विथ क्विक लाइम व्हेन टिलिंग, जब टिलिंग करते हैं तो क्या आपके फार्मर जो है सॉइल में क्विक लाइम डालते हैं, क्यों डालते हैं सर, टू चेंज दी नेचर ऑफ द सॉइल, टू चेंज दी नेचर ऑफ सॉइल। वो एस क्या कर रहे हैं सर, न्यूट्रल बना रहे हैं, सॉइल टू न्यूट्रल बना रहे हैं या तो बेसिक बना रहे हैं, न्यूट्रल बना रहे हैं या बेसिक बना रहे हैं। कि सॉइल में इसीलिए आप ट्रीट करते हैं, फार्मर क्विक लाइम को छिड़कते हैं क्योंकि सर सॉइल एसिडिक बन जाता है, एसिडिक को बेसिक बनाने के लिए वहाँ पे क्विक लाइम को छिड़का जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है एनिशिएंट स्कल्पचर्स जो होते हैं एंड मार्बल्स स्ट्रक्चर्स आर कंजर्व्ड बाय ट्रीटिंग देम विथ सर्टेन केमिकल्स। सर एंशिएंट स्कल्पचर जो होता है या मार्बल आपकी स्ट्रक्चर जो होता है वो कंजर्व बाय ट्रीटिंग देम विथ सर्टेन केमिकल, एक सर्टेन केमिकल से उसे ट्रीट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं सर, आपकी जो इन्वायरमेंट में उसको कह रहे हैं एसिड रेन। कि जो एंशिएंट स्कल्पचर जो है प्राचीन है या मार्बल स्ट्रक्चर है वो आपकी आर कंजर्व बाय ट्रीटिंग देम विथ सर्टेन केमिकल्स टू प्रोटेक्ट स्कल्पचर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सर्टेन गैसेज प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट एंड एसिड रेन से जो इस पर दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहे हैं, या आपकी जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट गैसेज के कारण उसमें वो दिक्कत हो रहा है, इसीलिए सर्टेन केमिकल्स उसे क्या कर रहे हैं ट्रीट कर रहे हैं, बिकॉज टू प्रिवेंट फ्रॉम एसिड रेन एंड सर्टेन गैसेज प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट इफेक्ट से। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29, सुनिएगा क्या बोलता है कि वाटर इज यूज्ड बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट के लीव्स ने क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, बट रेदर देन वाटरिंग द लीव्स वी वाटर द प्लांट थ्रू द सॉइल। हम लोग वाटर लीव्स में नहीं देते हैं, कहाँ देते हैं, प्लांट के सॉइल से जाता है। हाउ डज दिस वाटर रीच द लीव्स ऑफ द प्लांट, ये वाटर कैसे रीच करता है, थ्रू द जाइलम सर, थ्रू द जाइलम से जो है आपकी जो है वाटर जो है वो रूट से शूट तक लीव्स तक पहुंचती है।
तो इन प्लांट द वाटर इज ऑब्जर्व बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स xylem tissue of the roots stems leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels. तो सर this water reach the leaves of the plant through this xylem tissue from root to leaves. समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है, क्वेश्चन नंबर आपके 29 क्या बोला जाता है और क्या है 29 में क्या बोला जाता है कि हाउ डज, समझ आ गया कि ड्यूरिंग द डे, 3 आए तो ड्यूरिंग द डे व्हेन द अस्टोमाटा आर ओपन, अस्टोमाटा अगर ओपन होती हैं, द ट्रांसपेरेशन पूल बिकम्स द मेजर, ट्रांसपेरेशन जो पूल होता है वो मेजर हो जाते हैं, ड्राइविंग फोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जैलम। तो वहाँ से ज़्यादा पानी क्या हो जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है जैलम के द्वारा और पहुँचाया जाता है, क्योंकि अस्टोमाटा ओपन होते हैं। अस्टोमाटा अगर ओपन है तो वाटर लूज करेंगे। इवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द अस्टोमाटा, आपके जो इवापोरेशन जो वाटर हो रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के इवापोरेट जो हो रहे हैं अस्टोमाटा से, वो आपके क्रिएट कर रहे हैं सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जैलम, जो जैलम से पानी को क्या किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है ऑफ द रूट्स ऑफ द स्टेम्स देन टू दी लिव्स। वो आप फिर वो जैलम क्या कर रहे हैं, वाटर को जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को सक्शन किया जा रहा है स्टोमाटा के द्वारा, और ये पुल्स लिख देना है, वही तो मेन जो रीजन है जैलम ने कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30 बोला जाता है, क्या है 30 क्वेश्चन वो हम देखेंगे सर। 30 क्या है वो हम समझेंगे, 30 नंबर क्या है वो हम समझेंगे, 30 क्या है वो हम देखने चले सर। 30 नंबर बोलता है, सुनिएगा 30 जो बोलते हैं सुनिएगा। 30 बोला जाता है इन ए फैमिली ऑफ 4 इंडिविजुअल्स, कोई फैमिली में 4 इंडिविजुअल्स है। द फादर पोसेस लॉन्ग ईयर, फादर के पास लंबा कान है। द मदर पोसेस शॉर्ट ईयर। इफ द पेरेंट हैड प्योर डोमिनेंट, अगर पेरेंट्स प्योर डोमिनेंट है एंड रिसेसिव ट्रेट रिस्पेक्टिवली, दोनों प्योर ट्रेट है और रिसेसिव ट्रेट है, देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ F2 जनरेशन सो ए सुटेबल क्रॉस। एक सुटेबल तो सर एनी लेटर से डिनोट कर देते हैं। एनी लेटर को यहाँ से लॉन्ग के लिए ईयर जो है लॉन्ग के लिए L रखेंगे और आपके स्मॉल L के लिए क्या रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे सर। तो आपके कैपिटल L आपके कंबाइन करेंगे और क्या स्मॉल L। तो पहला जनरेशन में जो बनेगा F1 जनरेशन में बना वो L और स्मॉल L का कॉम्बिनेशन बनेगा सर। स्मॉल L ये आपकी जो है सब टोल ईयर बनेंगे, टोल ईयर्स बनेंगे। अब टोल ईयर्स के 2 लेके आप सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे, LL और LL ये करवा रहे हैं सर। ये आप में तो एक आपके जो बनेंगे लॉन्ग LL बनेगा, एक जो बनेगा आपके क्या L स्मॉल L बनेंगे, और एक जो बनेगा आपका वो क्या L स्मॉल L बनेगा, और एक जो आपके बनेंगे वो क्या बनेगा स्मॉल L बनेगा सर। मतलब एक L से कैपिटल L से कमेंट करेगा तो कैपिटल L बनेंगे। इसमें जो जीनोटाइप में देखेंगे, जीनोटाइप में तो दोनों जो सर L जो कैपिटल L होगा वो आपका डोमिनेंट जीन होंगे, डोमिनेंट मानेंगे डोमिनेंट, और स्मॉल L जो है सर स्मॉल L उसको रिसेसिव ट्रेट मानेंगे, रिसेसिव ट्रेट मानेंगे। अब जो जीनोटाइप में अंतर देखेंगे दोनों सर L इज टू आपके L स्मॉल L इज टू आपके स्मॉल L। तो यहाँ से 1:2:1 में आया। मतलब अगर ईयर्स आए 4 बॉयज तो एक का हो सकता है दोनों कान लंबा हो जाए, कान लंबा हो जाए। एक जो ट्रेट आएंगे L और स्मॉल L वाले आए होंगे 2, और एक आपके आएंगे छोटा वाला कान आ गया होगा सर। तो यहाँ से समझना है कि सर कि एनी लेटर विच क्लियरली इंडिकेट आपकी सर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ईयर्स, एग्जाम्पल L और कैपिटल। यहाँ से करवाने के बाद जो ट्रेट्स आया 1:1 आपके 1:2:1 हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन बोला जाता है क्या कि इफ फादर हैड शॉर्ट ईयर्स, अगर फादर के पास क्या है शॉर्ट ईयर्स है, फादर के पास इफ फादर हैड शॉर्ट ईयर्स एंड द मदर हैड लॉन्ग ईयर्स, फादर के पास कैसा है छोटा कान और मम्मी के पास कैसा है बड़ा कान, तो एक्सप्लेन व्हाट इफेक्ट्स इट विल हैव ऑन द रेशियो ऑफ जेनेटिक मेकअप इन F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में क्या होगा, नो चेंज इन द रेशियो, द रेशियो ऑफ F2 जनरेशन विल स्टिल बी 1:2:1।
तो आपके कोई जनरेशन में वहाँ पे अंतर F2 जनरेशन में देखने को नहीं मिलेगा। आपकी जो रेशियो होगा 1:2:1 ही देखने को मिलेगा। द रेशियो विल बी सेम एज द क्रॉस इज स्टिल बिटवीन प्योर डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट। आपके जो एलिल्स जो हो रहा है प्योर डोमिनेंट और रिसेसिव जीन से हो रहे हैं, सो एज शोन इन क्रॉस एबव, जो क्रॉस एबव दिखाया गया। समझ आ गया? इसीलिए F2 जनरेशन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, जीनोटाइप 1:2:1 में ही देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 31 बोला जाता है, क्या बोला जाता है देखिएगा। 31 जो बोलते हैं, 31 जो बोला जाता है मास्टर, 31 क्या बोला जाता है? व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया इन टर्म ऑफ द ऑप्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन। ऑप्टिकल डिफरेंस आपकी देखना है सर, आपके समझिएगा कि व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया इन टर्म ऑफ ऑप्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन। तो ऑप्टिकल पर्सन जो है सर, और आपका सर हाइपरमेट्रोपिया में जो होता है वो नियर का ऑब्जेक्ट देख सकता है, नियर ऑब्जेक्ट विजिबल होते हैं, और नियर ऑब्जेक्ट नॉट विजिबल होते हैं। बहुत पाप बोल रहे हैं। हाइपरमेट्रोपिया में जो होगा वो आपके नियर ऑब्जेक्ट विजिबल होंगे, और सर फार का ऑब्जेक्ट वो विजिबल होंगे। हाइपरमेट्रोपिया में नियर ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख सकते हैं और फार ऑब्जेक्ट को, दूर का ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। मायोपिया में जो होता है, मायोपिया में सर नियर का देख सकते हैं और फार का नहीं देख सकते हैं। अब बोलता है तो ये डिफरेंस है, तो उसको ठीक करने में मायोपिया में जो यूज करते हैं सर वो कनकेव लेंस यूज करते हैं। मायोपिया में कनकेव लेंस यूज करते हैं और हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। इतना तो पता चल गया। अब देखिएगा कि देख के आपको बता रहे कि किसको मापिए, जो दूर का ना दिखे और नज़दीक का दिखे उसे हम मायोपिया बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया दैट डिफेक्ट इन विच, कि सर उसे दूर का दिखे, फार पॉइंट विजिबल बट नियर पॉइंट इज नॉट विजिबल। अब आता है द डायग्राम बिलो शोज ए स्पेशल केस ऑफ एन आई डिफेक्ट। एक आई डिफेक्ट का दिखाया गया है, तो व्हाट इज द डिफेक्ट दैट इज शोन इन द फिगर। इस डिफेक्ट में क्या है? तो हाइपरमेट्रोपिया हुआ है सर। देखो इमेज कहाँ, रेटिना पे नहीं बनने के बाद बाहर बन गया है। हाइपरमेट्रोपिया का है, हाइपरमेट्रोपिया हो गया सर, हाइपरमेट्रोपिया। इसीलिए इमेज रेटिना पे ना बनने के बाद में बन गया। स्टेट 1 काउज फॉर सच ए डिफेक्ट। ये डिफेक्ट का काउज क्या है? तो इमेज जो होता है, इमेज शोकेस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया है। शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, फोकल लेंथ जो है आई लेंस का वो टू लॉन्ग हो गया। शॉर्टनिंग पहला जो हो गया सर, इसके जो स्टेट करेंगे पहला आपकी जो है शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल का शॉर्ट हो जाना। शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल मतलब दैट इज फोकल लेंथ क्या हो गया? दैट इज फोकल लेंथ आपकी जो हो जाएंगी, फोकल लेंथ आपकी बिकम्स लॉन्ग। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा, बिकम्स लॉन्ग। ठीक है, आई लेंस क्या हो जाएंगे? लॉन्ग हो जाएंगे, आई लेंस लॉन्ग हो जाएगा सर, आई लेंस। तो कन्वर्स क्या करेगा? पहले नहीं बाद में कर देगा। आई लेंस बड़ा हो जाएंगे, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। दूसरा समझ में आ गया। नेक्स्ट जो बोल रहे हैं सर सुनिएगा। नेक्स्ट जो बोल रहा है कि एक्सप्लेन विथ रीजन इफ कनकेव लेंस कैन बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट। नो, कनकेव लेंस यूज नहीं कर सकते। नो, कनकेव लेंस कैन नॉट बी यूज टू इम्प्रूव दिस करेक्ट द डिफेक्ट। कनकेव लेंस को यूज नहीं कर सकते। कनकेव लेंस इज नॉट यूज्ड। क्या यूज करते हैं? कन्वेक्स लेंस के। तो कन्वेक्स लेंस वुड डाइवर्ट द रेज, ये क्या करते हैं? रे को डाइवर्ट करते हैं टू दी आई बॉल। तो डाइवर्ट करेगा तो और बाहर बनाना चाहिए अंदर रेटिना पे, वो क्या करेगा? बाहर शिफ्ट करते हैं। तो इसीलिए हम किसका यूज करते हैं? कन्वेक्स लेंस। बट ए कन्वेक्स लेंस शुड बी यूज्ड विच विल हेल्प टू कन्वर्ज द रेज को कन्वर्ज करके कहाँ करेगा? क्रिएट द इमेज एट एग्जैक्ट प्लेस ऑन द रेटिना। एग्जैक्ट प्लेस पे, यहाँ पे जब यूज करोगे कन्वेक्स लेंस तो एग्जैक्ट पॉइंट पे मिला के बनाएगा सर। कहाँ पे? रेटिना पे। समझ में आ गया? तो कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं।
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है वो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए है। तो बोलता है क्या कि व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया इन टर्म ऑफ ऑप्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन। तो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में देखिए अभी क्या है, हाइपरमेट्रोपिया दैट डिफेक्ट इन विच नियर ऑब्जेक्ट इज नॉट विजिबल बट फार ऑब्जेक्ट इज नियर विजिबल, और मायोपिया क्या होता है कि दैट डिफेक्ट इन विच नियर ऑब्जेक्ट इज विजिबल बट फार ऑब्जेक्ट इज नॉट विजिबल। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया समझ में आ गया। व्हाट आर काउज ऑफ मायोपिया इन द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई पे मायोपिया कैसे काउज होता है, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, हाई कन्वर्जिंग फोकल लेंथ जो हो जाएगा फोकल लेंथ शॉर्ट, फोकल लेंथ टू शॉर्ट हो जाना, कम हो जाना सर। फोकल लेंथ क्या हो जाए, फोकस बढ़ जाना, फोकस क्या होना बढ़, तो क्या हो जाए इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल होने के कारण ऐसा हो रहा है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल और हाई कन्वर्जिंग पावर मतलब फोकल लेंथ टू शॉर्ट हो जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर टू इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए यूज द मैथमेटिकल सिंबल टू अराइव ए फाइनल फार्मूला, यूजिंग द फार्मूला डिफाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। तो सर रेजिस्टेंस जो होती है, पहला रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आपकी रेजिस्टेंस जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, आपकी ऑप्शन 2। ये कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 1 और 2 को कंबाइन करते हैं तो R जो हो जाएगा ए आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा, कंबाइन कर दी। अब जो R को प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो इक्वल टू रो L/A देंगे, और रो यही जो है वो रेजिस्टिविटी सब्सटेंस है, रेजिस्टिविटी है या इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर है सर। अब समझिएगा ये तो आपकी फार्मूला हो गया, यही तो आपको ड्राइव करना था सर, यही आपको ड्राइव करना था। अब यहाँ बी नंबर में जो लिखेंगे बी का डेफिनेशन, बी का जो है सुनिएगा, आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है रो L/A, आर इक्वल टू रो L/A, यहाँ से रो इक्वल टू हो जाएंगे, एक ऊपर दे देंगे तो आर इंटू A/L, यही तो हो जाएगा। अब सर अगर इफ एरिया अगर ले लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ अगर ले लेते हैं, लेंथ ले लेते हैं 1 मीटर, एरिया ले लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर तो वी हैव जो हो जाएगा मेरे पास जो हो जाएगा रो इक्वल टू आर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। If the length of the wire is 1 meter and having cross sectional area of 1 meter, then the resistance is said to be resistivity। समझ में आ गया, ए आपके डेफिनेशन हो जाएंगे। तो 32 नंबर भी बहुत इजी है सर, ए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है समझिएगा मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है देखिएगा मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 33 क्या बोलते हैं सुनिएगा कि मोना वाज डूइंग एक्सपेरिमेंट, मोना जो है आपका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं विथ ए मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास के साथ एक आपका एक्सपेरिमेंट कर रही है। ए स्टेट करंट कैरिंग वायर है, एक स्टेट करंट कैरिंग वायर है। सी ऑब्जर्व दैट सी मूव्ड द कंपास अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग से कंपास क्या जा रहा है वो दूर जा रही है। इफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल रिड्यूस्ड, अगर डिफ्लेक्शन कंपास नीडल को रिड्यूस कर देते हैं तो किधर जा रहा है कंपास जो वो किधर करंट कैरिंग वायर से दूर जा रहा है। करंट डाउनवर्ड है मतलब क्या होगा आपकी सर बता रहे, तो एक्सप्लेन व्हाई द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल रिड्यूस एज मोना मूव्ड अवे द कंपास नीडल फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r, जितना दूर होगा उतना ही आपके सर मैग्नेटिक फील्ड अगर कम होते जाएंगे तो डिस्टेंस दूर होते जाएगा, तो अगर डिस्टेंस दूर होते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हेंस व्हेन मोना मूव्स द कंपास अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर द मैग्नेटिक इफेक्ट वाज लेस
ऑन इट एंड हेंस द डिफ्लेक्शन वाज लेस, इसीलिए डिफ्लेक्शन लेस होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। दूसरा क्वेश्चन जो बोला जाता है, मेंशन वन थिंग दैट कुड हैव चेंज इन द सर्किट ऑफ द वायर दैट कुड इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल, कि इसमें मेंशन क्या हम चेंज कर देंगे कि वो आपका चेंज हो जाएगा सर, मोना कुड इंक्रीज द करंट, सर करंट को इंक्रीज करके। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है दूसरा का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। तो करंट को इंक्रीज करके बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ करंट, बाय चेंजिंग द करंट को चेंज करके हम चेंज, तो सर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है, एक्सप्लेन विथ रीजन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द वायर ऑफ फॉर द केस डिस्क्राइब्ड बाय द एबव फिगर। एबव फिगर में तो मैक्सवेल राइट हैंड रूल, मैक्सवेल राइट हैंड रूल, तो सर करंट का डायरेक्शन किधर है, थंब का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन है नीचे डाउनवर्ड की ओर है, तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड होगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज होंगे, डाउनवर्ड होगा तो क्लॉकवाइज होगा। सर डाउनवर्ड है तो क्या हो जाएगा कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे वो क्लॉकवाइज बनेंगे, सर क्लॉकवाइज बनेंगे। कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा। मैक्सवेल राइट हैंड रूल से निकालते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड रूल से क्लॉकवाइज हो जाएगा। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन खत्म, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है, क्वेश्चन जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है 34 का, देखते हैं सर। अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी, आपको ये ऑप्शन दिए रहेंगे, कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट बोलता है क्या, सुनिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है, क्या बोलता है यहाँ पे कि कीर्ति थिंक्स दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, वो थिंक करती कीर्ति। ऑन दी कॉन्ट्रेरी कृषि थिंक्स, कॉन्ट्रेरी उसके रिवर्स में कृषि थिंक करती है क्या, उसकी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इट अकर्स इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सोचती कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है। जस्टिफाई विथ वैलिड रीजनिंग हुज थिंकिंग इज करेक्ट। तो सर सब्स्टिट्यूशन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CH4 में अगर Cl2 सनलाइट के प्रेजेंट में रिएक्ट करवाते हैं तो सब्स्टिट्यूट कर जाता है, ये तो क्या बनता है CH3Cl बन जाते हैं और प्लस HCl निकल जाती है। तो यही तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ होता है। तो कीर्ति थिंकिंग इज करेक्ट, किसका थिंकिंग सही है, कीर्ति थिंकिंग इज करेक्ट एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन atom are replaced with hetero atom in saturated hydrocarbon, whereas in unsaturated hydrocarbon addition reaction occurs। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, C2H4 में हाइड्रोजन सर निकेल और प्लेडियम में ऐड करते हैं, निकेल और प्लेडियम कैटेलिस्ट में, तो ये बनता है CH3 इथेन बन जाता है। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाती हैं, मतलब ट्रिपल और डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड में बन जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाती है। समझ में आ गया। तो कौन सही सोच रही थी, कृति। एग्जाम्पल दे दीजिएगा दोनों का एग्जाम्पल दे देना, समझ में आ जाएगा, बच्चा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है, सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मीथेन एंड प्रोपेन, मीथेन आपकी सर मीथेन एंड प्रोपेन एंड देयर आइसोमर्स आर यूज्ड एज फ्यूल। मीथेन और प्रोपेन के आइसोमर्स जो है उसे फ्यूल की तरह यूज करते हैं। कमेंट ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द इमीडिएट लोअर होमोलोगस ऑफ प्रोपेन। इमीडिएट जो लोअर है प्रोपेन का कौन आएगा, इथेन आएगा। अच्छा, होमोलोगस सीरीज में आ रहे हैं तो मतलब कि इथेन होंगे, प्रोपेन के जस्ट नीचे कौन होगा, इथेन होगा सर, इथेन का बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस ऑफ द होमोलोगस सीरीज का 2 आपके एक जो कैरेक्टरिस्टिक बताना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले बता देते हैं। जनरल फार्मूला सेम होते हैं, जनरल फार्मूला सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी जो आपके ऑल एलिमेंट जो होते हैं सेम होते हैं। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम जनरल फार्मूला। डिफरेंस आपके CH2 होता है या 14 मोलिकुलर मास होती हैं, 14 ऑफ 22 एडजेसेंट होमोलोगस।
तो इथेन का आपके क्या बनाने हैं, आपकी जो बनाना है सर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो सी 2 कार्बन है, अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, एच एच लगा दो सर, कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बन गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है सर, तो सी दे दो, सी दे दो, यहाँ एक हाइड्रोजन है एच दे दो, एक हाइड्रोजन यहाँ 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 है एच दे दो। कार्बन का 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन 4 तरफ दे दो, इसका 4 है 4 तरफ, देखो कुछ इस तरह से बना लो सर। अब क्या करो, हाइड्रोजन को पहले कंप्लीट करवा दो, हाइड्रोजन को पहले 2 डुप्लेट बनवा दो सर, हाइड्रोजन डुप्लेट बना लेंगे। हाइड्रोजन को डुप्लेट बनवा लो, हाइड्रोजन डुप्लेट बना लिया सर, हाइड्रोजन डुप्लेट बना लिया, हाइड्रोजन डुप्लेट बना लिया, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले रहे हैं। हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जा रहा है। अब कार्बन 8 करेगा, तो 8 इस तरह से ले ले, 8 करेंगे तो 8 इस तरह से ले लेगा। अब ये भी कार्बन 8 लेंगे, तो 8 लेके बना देना है सर, 8 लेके बना देना, तो हो गए। इस तरह से आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएंगे इथेन का। तो बोले कि जब डिफरेंस जो होगा होमोलोगस सीरीज में वो CH2 या 14 यूनिट मोलिकुलर मास होंगे एनी 2 एडजेसेंट होमोलोगस का, सर सेम जनरल फॉर्मूला होंगे या फंक्शनल ग्रुप होंगे। तीसरा प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेजुअल थोड़ा सा चेंज होगा, मास चेंज करने के कारण, डेंसिटी चेंज करने के कारण आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर सकती हैं सर। दूसरा क्वेश्चन अब जो आते हैं कि ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, सुनिएगा इसको मिटाते हैं, समझ में आ गया ना, फिर दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो बोला है सुनिएगा सर, क्या बोलता है, ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड इथेन इज बर्न फॉर वेल्डिंग, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाई ए मिक्सचर ऑफ इथेन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। इथाइन और एयर को यूज नहीं करते हैं सर, वहाँ पे ऑक्सीजन, ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और इथाइन का यूज करते हैं, और एयर का क्यों नहीं यूज करते हैं। तो सर मिक्सचर जो होते हैं इथाइन एंड ऑक्सीजन इज सफिशिएंट अमाउंट अंडरगोज कंप्लीट कंबशन टू फायर ए क्लीन ब्लू फ्लेम in pressure of insufficient supply of air, in presence of air, ethane does not undergo complete combustion and produce sooty flame। तो सर कि अगर हम इथिन को जला रहे हैं ऑक्सीजन की फ्लेम में, तो ये आपकी ब्लू फ्लेम और हीट ज़्यादा होगा, ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा और हीट ज़्यादा मिलेगा सर, हीट ज़्यादा मिलेगा। यही अगर इथिन को और एयर के प्रेजेंस में जला जाए, इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन में जलाया जाए, तो ये येलो फ्लेम हिल एंड सूटी फ्लेम के साथ जलेंगे, जो हीट ज़्यादा नहीं होगा, जो उसको इथिलीन को मेल्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, कंबसन जो इथाइन को कंबसन एसिटिलीन को नहीं कर पाएगा, एसिटिलीन को नहीं, इथाइन को नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया क्यों ऑक्सीजन में जलाते हैं, एयर में नहीं जलाते हैं। ऑक्सीजन में इसीलिए जलाते हैं कि हीट ज़्यादा दे और ब्लू फ्लेम के साथ जले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर और में है, और में क्या बोला जाता है, देखिए ए एंड बी आर सोडियम सॉल्ट, ए एंड बी आपकी क्या है, सोडियम सॉल्ट है, ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोजेलिक एसिड। समझ में आ जाना, सल्फोनिफिकेशन तुरंत माथा में आ जाना चाहिए। लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड, आपकी सल्फोनिक एसिड, लॉन्ग एसिड, सल्फोनिक एसिड रिस्पेक्टिव। Which one of A or B will you prefer as cleaning agent while using underground water, hand pump water? Give the reason for your answer। सल्फोनिक एसिड वाले को हम यूज करेंगे, डिटर्जेंट को यूज करेंगे, क्योंकि सर हार्ड वाटर में डिटर्जेंट जो होता है उसमें फॉर्म बना देता है। तो सब सर आपकी जो होंगे, बी इज प्रिफर्ड फॉर क्लीनिंग एक्शन, बी को प्रीफर्ड करेंगे। सल्फोनिक एसिड वाला, वही सल्फोनिक एसिड वाला क्या होता है, डिटर्जेंट होता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड वाटर एज प्रेसिपिटेट विथ कार्बोजेलिक एसिड। कार्बोजेलिक एसिड के साथ जो है प्रेसिपिटेट कर जाएगा वाटर, अंडरग्राउंड वाटर के साथ, जो आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम Ca2+ और Mg2+ जो हों सल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोलूबल वाटर बना लेगा, वाटर में सोलूबल हो जाएंगे। और बी जो होगा सर मोर इफेक्टिव क्लीनिंग एजेंट होगा इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। तो डिटर्जेंट इज मोर सर आपके फॉर्म्स लेदर इन फॉर्म लेदर्स और फॉर्म्स इन कहाँ पे आपके सर हार्ड वाटर।
इसीलिए बी को प्रीफर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो बोला जाता है कि इलेबरेट ऑन द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग एक्शन, इलस्ट्रेट मिसल विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। तो सर हमें क्या इलेबरेट करो क्लीनिंग एक्शन को कि सर इलस्ट्रेट करो मिसल विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। मानो यहाँ पे क्या है, डट पार्टिकल, क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट है। यहाँ से सर कुछ इस तरह से पूछूं इस तरह से पूछूं, इस तरह से आपके निकले होंगे, इस तरह से निकले होंगे, इस तरह से निकले होंगे सर, इस तरह से निकले होंगे, इस तरह से निकले होंगे, इस तरह से निकले होंगे। एक क्या बनाएगा, एक आपका इस तरह से मिसल बनाएगा। ये जो अंदर में जो है समझिएगा, अंदर में जो है समझिएगा, ये जो है आपकी ऑयल पार्टिकल है, ऑयल आपके पार्टिकल हैं, ऑयल डस्ट है। ये आपकी जो Na+ आपके यहाँ पे लगा हुआ है माइनस, Na+ आपकी CO- है। ये आपके जो सर मुंडी, ये समझिएगा, ये जो आपकी हैं ये आपके माइनस Na+। ये आपके जो पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होते हैं, मतलब बोल सकते हैं आयनिक पार्ट होता है। टू लव वाटर, ये वाटर से दोस्ती करता है सर, वाटर से दोस्ती करता है। और जो टेल पार्ट होते हैं वो आपके हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब पानी से दोस्ती नहीं करता, बोलता भाग भाग हम तुम्हारा कोई नहीं। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब आपकी नॉन-आयनिक पार्ट है। तो ये बोलेगा चलो वाटर दोस्ती नहीं करेगा तो कोई तो दोस्ती करेंगे ना, तो कौन दोस्ती करेंगे यहाँ से, सर ऑयल मेरे साथ दोस्ती करेगा, ऑयल या आपकी ग्रीस दोस्ती करेंगे इसके साथ। तो सर एक देखिएगा, टेल जो है ऑयल को पकड़ लिया है कपड़ा से, और पानी में जो है वो आपकी आयनिक पार्ट अटैक्ट है। अब क्या करेगा, पानी के साथ जो है ऑयल को पकड़ के खींच के लेके जाके क्या हो जाएगा, कपड़ा साफ हो जाता है। तो समझिए कि जो है वो पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। द मोलिक्यूल्स ऑफ सॉप आर सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और द आयनिक एंड ऑफ सॉप डिजॉल्व इन वाटर, यही तो बोल रहे थे हाइड्रोफिलिक पार्ट आपकी डिजॉल्व इन वाटर, वाइल द कार्बन चेन नॉन आयनिक पार्ट डिजॉल्व इन ऑयल। द सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स दस फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल, एक मिसेल का फॉर्मेशन कर रहा है। वेयर वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज टुवर्ड द ऑयल ड्रॉपलेट, एक एंड जो है ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ है, वाइल द आयनिक एंड फेसेज आउटसाइड, आयनिक फेसेज जो है आयनिक पार्ट का जो फेसेज आउटसाइड में है वाटर में। दिस फॉर्म्स एन इमल्सन इन वाटर, ये आपके वाटर में इमल्सन बनाती हैं। द सॉफ्ट मिसल दस हेल्प्स इन डिजॉल्विंग द डर्ट इन वाटर एंड वी कैन वॉश आवर क्लॉथ्स क्लीन, ये आपके स्ट्रक्चर भी बना देना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट फ्रॉम एन ईस्टर, एंड आपकी जो ईस्टर से, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस, इसका नाम है एस्ट्रीफिकेशन है, एस्ट्रीफिकेशन है सर, एस्ट्रीफिकेशन है इसका नाम। तो CH3 आपकी जो है इसमें अगर रिएक्शन कर दे NOH के साथ रिएक्ट करवा दे सर, और यहाँ पे थोड़ा सा कंक सल्फ्यूरिक एसिड डाल दे, कंक H2SO4 डाल दे, तो ये आपके बनते हैं सोडियम इथोनेट बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा, और साथ में मिथेनॉल बनेगा, साथ में CH3OH बनेगा। यही आपका OH जो है वो आपका मिथेनॉल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, Na जो है वो आपकी CH3COONA के साथ बन जाएंगे। ये सोडियम इथोनेट बोलते हैं, इसको जो है मिथेनॉल बोलते हैं। ये आप लिख देना। इस प्रोसेस को सर वेरी सॉरी तोड़ रहे ना, ईस्टर को किसमें तोड़ रहे हैं, ईस्टर को हम तोड़ रहे हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस प्रोसेस को सॉप बना रहे हैं ना, तो सपोनिफिकेशन कहते हैं, वेरी सॉरी सपोनिफिकेशन कहते हैं सर, सपोनिफिकेशन कहते हैं। समझ आ गया। इस प्रोसेस का नाम क्या है, सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ ईस्टर टू फॉर्म सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, टू फॉर्म सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्या बोलता है, सुनिएगा ध्यान से। 35 जो बोला जाता है, सुनिएगा मास्टर, सुनिएगा क्या बोलता है। अच्छा मास्टर ऐसी बात है तो सुनो ना, तो क्या बोलता है, एक थोड़ा सा तो सुनना कि अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी, कोई ए या बी में आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है सर। तो सुनो क्या है, क्या बोलता है कि द इमेज बिलो,
इमेज आपकी जो दिए हुए बिलो शोज ए बनाना प्लांट विच इज ग्रोइंग विद द हेल्प ऑफ शक्कर। शक्कर के हेल्प से क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। These suckers are a small plant stem outgrowth which can be separated from the main plant। मेन प्लांट से अलग करके हम उसे suckers को लगा सकते हैं। Planted separately and they will grow into a new plant subsequently। और वो आपके एक न्यू प्लांट सब्सिक्वेंटली ग्रो कर जाएंगे। तो पार्ट्स ऑफ बनाना आपकी जो दिया हुआ है FAO 220 आपकी सर फिगर दिखा लिया, कहाँ से लिया गया। गिव द नेम एंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज शोन इन द इमेज एबव। जो इमेज में हुआ है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। इसका कोई भी पार्ट अगर तोड़ के लगा दोगे तो लग जाएगा सर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, या बोल सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सर, रिप्रोडक्शन है। सॉरी। तो ये आपके क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट जो बोला जाता है कि लिस्ट टू एडवांटेज द फार्मर विल हैव ऑन यूजिंग द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड। रिप्रोडक्शन मेथड को यूज करने के लिए वो आपका सर क्या यूज करेंगे, तो मोर क्रॉप्स इन द सेम टाइम इंटरवल जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्या होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, और फ्लावर फ्रूट फास्टर होंगे। इसमें सर जेनेटिकली पहला जो एडवांटेज है वो जेनेटिकली जो है वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा सर, आइडेंटिकल होंगे। और दूसरा सर आपके जो फ्लावर जो हो जाएगा, फ्लावर फ्रूट, फ्लावर और फ्रूट जो मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, अब जो हो जाएगा फ्लावर एंड फ्रूट जो होगा वो फास्टर होगा, फ्लावर एंड फ्रूट जो मिलेंगे वो फास्टर ग्रो करेंगे। तो यहाँ से बोल सकते हैं मोर क्रॉप्स इन द सेम टाइम इंटरवल जेनेटिकली आइडेंटिकल, फ्लावर फ्रूट्स फास्टर, नॉट नीड टू डिपेंड ऑन पॉलिनेशन। नो, एक डिपेंड नहीं करेगा, नो नीड्स, कहीं इसका पार्ट लगा रहे, नॉट नीड्स टू डिपेंड पॉलिनेशन, पॉलिनेशन पे, पॉलिनेटर पे डिपेंड नहीं करेंगे सर, पॉलिनेटर पे डिपेंड नहीं करेंगे। अब आप समझिएगा तीसरा जो बोलता है द एबव प्लांट प्रोड्यूस मेल फ्लावर्स। जो एबव प्लांट है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आपके मेल फ्लावर्स। एक्सप्लेन हाउ दिस प्लांट विल बी इन्वॉल्व इन दी प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो ये सिर्फ मेल फ्लावर प्रोड्यूस करे तो क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे सर, क्रॉस पॉलिनेशन। एक फ्लावर मेल फ्लावर के एंथर से आपके पोलन ग्रेन्स निकल के दूसरे फ्लावर के सेम स्पीशीज के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाके पोलन ग्रेन बैठेगा तो वहाँ से फिर पॉलिनेशन, उस प्रोसेस का नाम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे द पोलन फ्रॉम एंथर विल बी ट्रांसमिटेड द स्टिग्मा ऑफ अनदर बनाना प्लांट यूजिंग एजेंट लाइक विंड, वाटर और इंसेक्ट etc। फोर्थ नंबर जो बोला जाता है, फोर्थ नंबर तो देखो जेनेटिकली नॉट नीड टू डिपेंड ऑन पॉलिनेटिंग, आपके ये हो गया दो पॉलिनेटर, जेनेटिकली आइडेंटिकल, फ्लावर फ्रूट, ये 2 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से 1 नंबर यहाँ। वाई इज दी ऑफ स्प्रिंग ऑफ दिस बनाना प्लांट नॉट एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू दिस इट्स पेरेंट प्लांट। कि सर ऑफ स्प्रिंग जो होंगे इस बनाना प्लांट का वो एब्सोल्युटली नॉट आइडेंटिकल होगा पेरेंट प्लांट का, क्यों कि देयर वुड बी माइनर चेंज, वहाँ पे क्या होगा सर, माइनर चेंज होगा, माइनर चेंज इन आपके डीएनए इन दी ड्यूरिंग दी माइनर चेंज और सम वेरिएशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग। किसका कॉपिंग सर, डीएनए का कॉपिंग। डीएनए का कॉपिंग में वहाँ पे कुछ आपकी चेंज ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए का कॉपिंग के समय में क्या हो जाएगा, वहाँ पे कुछ माइनर वेरिएशन होगा, इसीलिए जो ऑफ स्प्रिंग है वो बनाना प्लांट के जैसा आइडेंटिकल, पेरेंट के जैसा एब्सोल्युटली नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है वो विजिबली के लिए आपकी जो विजुअली नहीं इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, जिसे जो सर कह सकते ब्लाइंड पर्सन होंगे उनके लिए बोलता है, क्या सुनिएगा क्वेश्चन बोलता है क्या बोलता है कि ये बनाना प्लांट इज ग्रोइंग विद द हेल्प ऑफ शक्कर। These suckers are a small plant stem outgrowth which can be separated from the main plant and planted separately and they will grow into new plant subsequently. Give the name and type of reproduction। तो सर नेम क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा, अभी जस्ट लिखे थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होंगे।
प्रोपेगेशन होगा, और क्या लिखेंगे यहाँ से, और जो लिखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और क्या लिखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन होंगे। अब समझिएगा, लिस्ट टू एडवांटेज द फार्मर विल हैव ऑन यूजिंग द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मेंशन्ड अबव। तो ये सर कि फ्रूट्स आपके जो होंगे यहाँ से लेस सरफेस एरिया ऑफ न्यूट्रिएंट, क्या चाहिए उसका जो होगा, क्या बोले विजुअली, लेस सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिएंट, यही होगा ना, यहाँ चले गए, हाँ सर, मोर क्रॉप्स आपके होंगे पोलन, ठीक है, मोर क्रॉप्स आपके होंगे इन सेम टाइम इंटरवल, ये वही सर जो आपका उसका ऑप्शन आंसर लिखे थे वो लिखेंगे कि आपकी जाए। और सर पोलन को ट्रांसफर करने के लिए ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं होगा सर, नो नीड टू डिपेंड ऑन पॉलिनेटर पे हमें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अब जो आती है नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, द एबव प्लांट प्रोड्यूस ओनली मेल फ्लावर, एक्सप्लेन हाउ दिस प्लांट। सर वही एग्जाम्पल है, वही जो अभी आप लिखे थे वही लिख देना कि सर क्रॉस पोलिनेशन करेंगे, जो आपके एक फ्लावर का आपके एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर करेगा दूसरे प्लांट बनाना प्लांट के आपके स्टिग्मा पिस्टिल के फ्लावर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पे, बाय द इंसेक्ट आपके एजेंट के थ्रू, विंड हो जाए, वाटर हो जाए या इंसेक्ट के थ्रू। बोलता है व्हाई इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस बनाना, ये भी सेम है सर, ऊपर वाले जो आंसर है वही हो जाएंगे, ऊपर वाला जो आंसर है वही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है कि द इमेज बिलो शोज ए डेवलपिंग फेटस इन द मदर्स वूम में जो है फेटस डेवलपिंग शो कर रहे हैं कि द डेवलपिंग फेटस आपकी जो इज कनेक्टेड टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड से क्या है आपकी कनेक्टेड है, किसका अम्बिलिकल कॉर्ड, आपके बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड है सर। अब बोलता है द अम्बिलिकल वेन एंड आर्टरी रन इनसाइड द अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर अम्बिलिकल आर्टरीज और आपके अम्बिलिकल वेन्स दौड़ते हैं, ये आपकी एमिनोटिक फ्लूइड है बच्ची, ठीक है। तो बोलता है नेम टू सब्सटेंस दैट मूव्स थ्रू ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से दो जो सब्सटेंस मूव होते हैं वो 10 सब्सटेंस का नाम बताओ सर, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके लिए भोजन बच्चा का भोजन या ग्लूकोज बोल सकते हैं सर, ग्लूकोज या बोल सकते हैं ऑक्सीजन, या क्या होता है ऑक्सीजन से क्या क्या ट्रांसफर होता है, न्यूट्रिएंट्स भी जाता है वही रास्ते से, और आपकी क्या आपकी वेस्ट भी आती है वही पे उनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्लेसेंटा हैज लेस विली हाउ विल इट अफेक्ट द बॉडी बेबीज ग्रोथ। अगर प्लेसेंटा का लेस विली है, उंगलियां का स्ट्रक्चर कम है, तो ये कैसे सर बेबीज ग्रोथ पे इफेक्ट करेगा, तो लेस सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिएंट होंगे टू पास फ्रॉम दी मदर टू एम्ब्रायो, तो यहाँ पे स्लो ग्रोथ होगा। अगर विली इफ द प्लेसेंटा हैज लेस विली देन इट अफेक्ट द बेबीज ग्रोथ हाइट, baby's growth will be slow because less nutrient will be transferred from mother to their offspring। समझ में आ गया एम्ब्रायो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है सुनिएगा, नेम द रीजन वेयर द एम्ब्रायो डेवलप्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी का जो एम्ब्रायो है कहाँ पे डेवलप करते हैं, तो ओटेरस में करते हैं, कहाँ करते हैं, मदर उम बोलो या ओटेरस बोलो। एक्सप्लेन हाउ दिस रीजन इज एडेप्टेड फॉर नोरिशिंग द बेबी, बेबी को नोरिश करने के लिए कैसा, हैज द थिक लाइनिंग ऑफ ब्लड, थिक लाइनिंग ऑफ क्या, थिक लाइनिंग विथ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, with rich supply of blood to nourish मतलब परवरिश करने के लिए किसका सर, नोरिश दी एम्ब्रायो। और अगर सर यही अगर फेटस एम्ब्रायो के लिए एम्ब्रायो वहाँ पे डेवलप नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, यही ब्लड क्या होते हैं उटेरस से टूट के ब्रेक करके मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू एज ए ब्लीडिंग निकल जाती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है क्वेश्चन कि सम ऑफ द फेटल सेल्स फॉल अप इनटू द एम्ब्रियोनिक फ्लूइड एंड कैन बी कलेक्टेड बाय केयरफुल प्रोसीड्यूर, द सेल्स वर स्क्रीन्ड एंड फाउंड टू कंटेन XY क्रोमोसोम।
कुछ सेल वहाँ से ऑब्जर्व किया और XY क्रोमोसोम आया, XY क्रोमोसोम आया तो मतलब व्हाट इज द सेक्स ऑफ द फीटस, क्या होंगे, मेल होंगे, आपके बॉय चाइल्ड होंगे, मेल चाइल्ड होगा सर। XY आया तो आपकी मेल चाइल्ड, अगर XX आता तो गर्ल चाइल्ड बोलते हैं, गर्ल चाइल्ड होते। मम्मी में XX होता है, पापा में XY होते हैं। हाउ इज दिस पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन मिस यूज, ये आपकी जो सेक्स डिटर्मिनेशन है पेरेंटल, आपके प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे मिसयूज किया जा रहा है कि सर अगर पेट में कोख में अगर बेटियां हैं आपकी तो क्या हो जा रहा है, मार दिया जा रहा है। तो सर मिस यूज एज इफ द फोटेज इज फीमेल, इफ द फोटेज इज फीमेल सम पीपल एंगेज इन अबॉर्टिंग द चाइल्ड लीडिंग टू फीमेल फर्टिलिटी, मतलब वो बच्चा बनने से पहले क्या किया जाता है, उसको सर मार दिया जाता है, एबॉर्टिंग करवा दिया जाता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है ये आपकी जो जिसके लिए आपके यही है वही ये डेवलप कैसे करेगा, सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर हो जाएंगे, सेम आंसर हो जाएंगे सर, सेम आंसर विजुअल के लिए भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बोलता है देखिएगा, बोलता है क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी, सारा ऑप्शनल आएंगे, एक जो आपको आता होगा वही अटेम्प्ट करना है। द एबव सर्किट इज ए पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जो आपकी एबव सर्किट दिखाया गया है ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस की पार्ट है। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन टू कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट करना है फॉलोइंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगे सर। फिर निकालना है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 एंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1, R1 और R2 का वैल्यू निकालना है। करंट यहाँ पे 2 एम्पियर जा रहे हैं तो पैरेलल सर्किट भी याद रखिएगा वोल्टेज सेम होता है। तो करंट अगर यहाँ पे समझिएगा दो आपका सर ये करंट आया तो यहाँ पे I1 चला गया और यहाँ पे I2 चला गया, तो I इक्वल टू क्या हो जाएंगे यहाँ से I1 प्लस I2, तो I कितना है 2 एम्पियर, I1 कितना है 1.5 एम्पियर, I2 नहीं निकलेगा, I2 निकल जाएगा आपकी 2 माइनस 1.5 तो क्या आ जाएगा 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर हो गए। अब समझिएगा सर वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज जो होंगे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो करंट तो पता है, करंट पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेंगे सर, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा सुनिएगा। तो 6 वोल्ट, यहाँ सुनो ना सर, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। तो टोटल जो पहला का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएंगे, करंट तो आ गया सर R2 पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा पैरेलल है ना, पैरेलल है ना भाई, पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं, यहाँ वाला जो होगा वो भी होगा, भी हो जाएगा इसके लिए। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो इसके लिए करंट निकाल लेते हैं। I जो V4 ओम के लिए निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका I इंटू R हो जाएगा। तो सर I कितना है 1.5 एम्पियर और R कितना है 4 ओम, कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो होगा R2 वो कितना हो जाएगा आपका 6 वोल्ट हो जाएंगे सर। अब 6 वोल्ट बेस में क्या मिला, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, करंट आपकी जा रहे हैं I2 कितना, I2 जो जा रहा है, I2 जो जा रहा है 0.5 एम्पियर, तो R2 नहीं निकल जाएगा, R2 निकल जाएगा सर V बाई आई, V कितना है 6 वोल्ट, I कितना है 0.5, ये हटेगा तो एक जीरो यहाँ पटेगा, 12 25 60, मतलब R2 जो हो गया वो 12 ओम हो गए, कितना आ जाएगा 12 ओम हो जाएगा सर। R2 देखो ना यहाँ से पता चल गया R2 6 वोल्ट, क्योंकि पहले तो वोल्टेज सेम हो जाएगा, इसका जो वोल्टेज होगा यही वोल्टेज प्राप्त पता है, करंट जो I अगर जा रहा है तो दोनों में बट के इक्वल होगा ना, दोनों का सम जो होगा इसके पैरेलल में तो 2 एम्पियर के बराबर होगा, तो एक का पता है 1.5 है तो इसका क्या हो जाएगा 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर जैसे निकला वैसे आपका निकल जाएगा R2 निकालना। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 निकालना है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 निकालना है सर। तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 कैसे निकलेगा, देखिएगा सर, देखिएगा थोड़ा समझिएगा, समझ में आएंगे चीज़ें,
चीज़ें समझ में आएंगे। तो देखो तो आर इक्विवेलेंट इसका अगर निकालते हैं तो ये आर पैरेलल वाला जो है, आर पैरेलल में कौन कौन है आपके 1/4 ओम और आपकी 1/R2। R2 कितना निकाले थे सर? R2 आपका अभी 12 ओम निकाले थे। 1/4 प्लस क्या जगह 1/12, यहाँ से एलसीएम निकालें तो क्या जगह 12, ये हो जाएगा 4 1 4, 4 3 12 तो 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 1 12 1 हो जाएगा। तो 1/RP जो हो जाएंगे समझिएगा 1/RP इक्वल टू 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके 4/12 कट के कितना आ गया 1/3, मतलब RP जो आ गए सर वो आपके 3 ओम आ गए, मतलब इसके इक्विवेलेंट जो आ गए वो 3 ओम हो गया। तो R इक्विवेलेंट जो निकालेंगे पूरा सर्किट का वो आप सीरीज में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे R1 प्लस आपकी क्या हो जाएंगे 3 ओम प्लस क्या हो जाएगा 2 ओम, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा 5 प्लस R1 आ गया इक्विवेलेंट। अब जो निकलेगा सर पूरा सर्किट का करंट कितना है 2 एम्पियर, तो क्या लिखेंगे आपके R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे V/I निकालेंगे। R इक्विवेलेंट क्या है 5 प्लस R1 और इक्वल टू V कितना है 12 वोल्ट, करंट कितना है 2 कटेगा सर 6 बार में 2 6 12, तो 5 प्लस R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो R1 इक्वल टू कितना हो गया 6 माइनस 5 कितना आ गया 1 ओम आ गया, 1 ओम हो जाएंगे 1 ओम हो जाएंगे इसका। सर समझ में आया, समझ में आया, समझ में आ गया। तो पहले क्या किए पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस R1 और R2 के क्रॉस निकालना, तो देखो सर करंट इसमें पता है 1.5 एम्पियर, तो जब पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो जो इसका वोल्टेज होगा इसका वोल्टेज होगा, इसका वोल्टेज निकाल लिए कितना आया 6 वोल्ट, तो इसका भी 6 वोल्ट हो गया। दो इसका 6 वोल्ट जैसे निकला तो सर इसमें वोल्टेज पता चल गया, करंट नहीं पता है, तो करंट यहाँ से 2 एम्पियर आ रहे थे 2 एम्पियर आ रहे थे, जो बट गई यहाँ पे 1.5 एम्पियर गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 0.5 एम्पियर। करंट पता चल गया, वोल्टेज पता चल गया, तो रेजिस्टेंस निकाल दिए, रेजिस्टेंस कितना आ गया 12 ओम, 12 ओम हो गया, तो R इक्विवेलेंट निकाल दिए पूरा का, तो R पहले जो इसका रेजिस्टेंस 3 ओम आया 3 ओम और ये आपका 2 ओम 5 ओम हो गया और एक R1, तो 5 प्लस R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V/I, V कितना है 12 वोल्ट भाई क्या हो जाएगा 2, बन गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो बोले जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो बोले जाते हैं सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्या बोला गया कि एज शोन इन दी फिगर, आपकी फिगर में शोन है एज शोन इन दी फिगर एबव A एंड B आर 2 लैंप्स, 2 लैंप हैं, लैंप A इज रेटेड एट 12 वोल्ट, A का जो रेटेड है वो 12 वोल्ट है सर, और आपके ये कितना 24 वाट है, लैंप B का जो रेटेड है वो कितना है 6 वोल्ट है। अब जो वेन लैंप बी ऑपरेट एट इट्स रेटेड वोल्टेज, अगर वो रेटेड वोल्टेज के साथ ऑपरेट किया जाता है, द करंट इन इट इज 3 एम्पियर, करंट इसमें कितना आ जाता है, करंट इसमें जो आता है 3 एम्पियर आता है सर। तो द वैल्यू ऑफ R1 एंड R1 और R2 आर चूजन सो डैट बोथ लैंप्स ऑपरेट एट देयर रेटेड वोल्टेज, तो एक वहाँ पे जो R1 और R2 को रेजिस्टेंस चूज किया गया जो कि वो ऑपरेटेड हो सके रेटेड वोल्टेज के साथ। तो अब यहाँ से बताना है कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट इन लैंप ए, लैंप ए में करंट कितना होगा, लैंप ए में करंट कितना होगा वो हमें निकालना है सर। तो पावर कितना है, पावर इक्वल टू क्या होता है VI, पावर इक्वल टू क्या होता है VI, तो VI तो I तो पता है, I निकालना है P/V हो जाएगा, P पता है सर कितना है 24 वाट, 24 वाट बाई क्या हो जाएगा 12, मतलब कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, मतलब कि करंट इससे कितना पास होगा 2 एम्पियर पास होंगे सर। IA जो हो जाएगा 2 एम्पियर, IB तो हमें दिया हुआ है 3 एम्पियर, I हमें निकल गया भाई निकल गया, करंट इन लैंप ए में जो होगा 2 एम्पियर होंगे। अब बोला है दूसरा, स्टेट एंड गिव रीजन फॉर द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होगा वो हमें बताना है। तो वोल्टमीटर का जो रीडिंग होंगे, वोल्टमीटर का जो रीडिंग होगा भाई वो क्या होगा, वोल्टमीटर का जो रीडिंग होंगे वो आपकी 12 वोल्ट होंगे। जो वोल्टमीटर पैरेलल में क्या होता है 12 वोल्ट होता है ना, तो 12 वोल्ट इसका दिया गया तो 12 वोल्ट, तो आपकी वोल्टमीटर में रीडिंग पैरेलल में क्या होता है सेम, तो वोल्टमीटर में रीडिंग जो होते हैं आएंगे वो आपकी 12 वोल्ट होंगे, बिकॉज इन पैरेलल सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स
सेम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी आर्म कंटेनिंग ए एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर्म कंटेनिंग बी इक्वल टू क्या होगा 12 वोल्ट होगा। फ्रॉम ए से निकाल दिए, फ्रॉम ए से निकाल लिए। ये तो 6 वोल्ट इसमें दे रहे थे ना, रेटेड था, तो यहाँ से 12 वोल्ट होगा। अब सोचिएगा कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ R2। अब R2 निकालना है, तो 15 वोल्ट में 12 वोल्ट यहाँ चला गया, तो इसके लिए कितना वोल्ट बचेगा? तो वोल्ट इसके लिए कितना बचेगा? 3 वोल्ट बचेगा सर, 3 वोल्ट बचेगा ना। क्या हुआ कि वोल्टेज निकालेंगे तो 15 वोल्ट टोटल था, 15 वोल्ट सीरीज में है ये, तो R1 तो ये किसका खा रहा है? क्या निकालना है? रेजिस्टेंस आपकी R2 निकालना है, R1 भी निकालना है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1। तो ये आपके क्या खा रहे हैं? इसका सर खा रहे हैं, तो 15 वोल्ट माइनस क्या हो जाएगा? 12 वोल्ट, क्या आ गया? 3 वोल्ट आ गया। करंट जो फॉलो होगा, करंट आपके कितने फॉलो हो जाएंगे सर? करंट जो फॉलो हो जाएगा तो यहाँ से देखो ना निकाल लेंगे, R2 भी तो निकल जाएगा, पहले R2 निकाल लो ना। करंट कितना है इसमें सर? 3 एम्पियर। करंट कितना है? 3 एम्पियर, और वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट। यही है ना, यही तो है सर कि करंट आपके थ्रू R2 एंड करंट थ्रू B क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा 3 एम्पियर। यूज ऑफ R V इक्वल टू कितना आ जाएगा? V बाई आई होगा, तो R2 जो हो जाएंगे, R2 जो हो जाएगा सर, R2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे आपके 6 वोल्ट बाई 3 एम्पियर। तो कटेगा कितना बार में? 6 3 मतलब 2 ओम आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 निकालना है, तो R1 करंट कितना हो जाएगा? टोटल 5 एम्पियर। देखो यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर, तो टोटल निकलेगा यहाँ से कितना? 5 एम्पियर निकलेगा। तो I बराबर जो हो जाएंगे, I इक्वल टू जो हो जाएगा वो आपकी क्या हो जाएंगे? IA प्लस IB भी हो जाएंगे। IA कितना है आपके सर? 2 प्लस ये IB कितना है? 3, कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। तो R1 जो हो जाएगा, R1 में तो करंट उतना ही जाएगा सर, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आई। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 15 बाई 5 हो जाएगा, कट के कितना जाएगा? 3। तो R1 जो आ गए वो 3 ओम हो जाएगा। R1 कितना हो जाएगा? आपकी 3 ओम हो जाएंगे सर। सॉरी, R1 आपकी V कितना है यहाँ पे? V 3 वोल्ट लग रहा है ना, V तो आपका चेंज है, सॉरी वेरी सॉरी, तो V तो 3 निकाले थे, 3 वोल्ट, तो 3 कट के कितना आ जाएगा आपके? 6, आपकी 0.6 आ जाएंगे। तो R1 कितना हो गया? 0.6 वोल्ट हो गया सर, आप सॉरी ओम, क्या कर रहे हैं हम? ओम हो जाएगा 0.6 ओम। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके है वो आप देखना सर, ये आपके उसी तरह है विजुअली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी आती है सेक्शन ई। सेक्शन ई बोलता है केस बेस्ड का क्वेश्चन है, केस बेस्ड का क्वेश्चन है, तो सुनिएगा सर। तो बोला जाता है क्या? ए को साथ वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, तो कास्टिक सोडा बनता है, एनोड बनता है, और आपके कैथोड बनते हैं। तो क्या बनेंगे यहाँ से? NaOH बनेगा, और क्या बनेगा? एनोड पे आपके Cl2 बनेंगे, और कैथोड पे क्या बनेगा? H2 बनेगा सर। जब ए मोल्टेन को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ए को अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कैथोड पे ये बनता है, वाटर को ये मोल्टेन मेटल, ठीक है, तो सोडियम NaCl को कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरा का जो करते हैं NaCl मोल्टेन को अगर पिघला रहे हैं तो Na बनता है सर कैथोड पे, और Cl2 जो बनते हैं वो एनोड पे बनते हैं। अब जो बोला यहाँ पे Y जो हो जाएंगे, Y पता चल गया है सर, जो Y यहाँ बन रहा है वही यहाँ Y बनेगा, तो सोडियम क्लोराइड होंगे। M को जब रिएक्ट करवाते हैं तो PZ बनता है, P और Z बनता है, P और Z क्या है? H2 गैस बनते हैं, H2 गैस बनते हैं, मतलब सोडियम यहाँ से जो होगा कौन होगा? M जो होगा सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा, सोडियम मेटल से रिएक्ट करेंगे तो CH3 सोडियम इथोनेट बनेगा, CH3COONA, और साथ में जो बन जाएगा वो H2 गैस निकल जाएंगे। अब CH3COOH को जब Q से रिएक्ट करवाते कंक सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ये जो आपकी हो जाएंगे सर, ये आपकी क्या हो जाएंगे? आपकी जो इथेनॉल हो जाएंगे, CH3C आपके CH2OH होगा, रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? CH3COO C2H5 बन जाएंगे सर, आपकी इथाइल इथोनेट बनेगा, इथाइल इथोनेट बनेंगे, और आपकी R जब X के साथ रिएक्ट करता तो फिर आपस P and Q बन जाती है।
तो R जो है, R क्या है सर, CH3 इथाइल इथोनेट है, इथाइल इथोनेट है। और जब रिएक्ट करवाते हैं X के साथ NaOH के साथ तो आपस वो P बनता है, मतलब क्या बनता है CH3 COONA, और साथ में क्या बनता है सर, साथ में जो बनता है वो साथ में आपके CH3 CH2OH बन जाता है। अब ये पता करना है तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे बेरिन वाटर है सर, बेरिन सोल्यूशन है, बेरिन वाटर है, बेरिन सोल्यूशन है। बेरिन वाटर बोले तो NaCl और वाटर है इसमें सोल्यूशन एक्वस के फॉर्म में। तो ये जो है सोडियम क्लोराइड है, बेरिन वो आपकी सोल्यूशन है सर। Y जो बना वो Cl2 है, Y जो बना वो Cl2, यही तो पूछा है। अब क्लोरीन गैस है, Z जो पूछा वो Z क्या, हाइड्रोजन गैस है। और M जो बना, M जो है वो सोडियम मेटल है। और आपकी P जो बने सर वो आपकी सोडियम इथोनेट है या सोडियम एसीटेट बोल सकते हैं। R जो है, R जो बना सर वो इथाइल एसीटेट बोलो या ईस्टर बोलो, ईस्टर है, ईस्टर या बोल सकते हैं इथाइल इथोनेट है। समझ में आ गया, सारा तो आंसर दे दिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अटेम्प्ट आइदर सब पार्ट बी और सी, सब पार्ट बी और सी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आइदर आपके बी या सी, बी और सी में आपके सर इम्प्रोवाइज एन एक्टिविटी टू टेस्ट जेड, टेस्ट जेड को क्या करो आपके सर इम्प्रोवाइज करो। तो इम्प्रोवाइज टेस्ट जेड को कैसे, जब सर आपकी ये फिगर बना देना ना कि लाइम वाटर जब इसको वो सब सोल्यूशन में लेके जाएंगे, H2 गैस को जब सब सोल्यूशन में लेके जाएंगे सर, बना देना फिगर वाला, सब सोल्यूशन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसको बर्न करेंगे H2 को, तो ये पॉप साउंड के साथ जलेगा, पॉप साउंड के साथ जलेंगे सर। इट बर्न विथ पॉप साउंड, एनी एक्टिविटी सिमिलर टू दी गिवन फिगर। गिवन फिगर के साथ लिख दिया कि सर अगर जलाएंगे तो एक्टिविटी आपको इम्प्रोवाइज देना, तो आपको सर यहाँ से बनाना है एक, यहाँ से जो यहाँ से ऐसे आपके लेके जाने हैं, यहाँ से फिर सर सॉप वो आपके वाटर वाले में लेके जाना है, यहाँ से आपके पूरे रिएक्शन बब्बल बब्बल निकलेंगे, यहाँ से आपको एक कैंडल जला देना है, कैंडल जला देना है ऐसे करके, तो कैंडल से जलेंगे तो किससे जलेगा, पॉप साउंड के साथ। अब बोलता है सर नेम द प्रोसेस इन विच कंपाउंड X, Y एंड Z आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए, जस्टिफाई और आंसर। क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्लोर भी बनता है अल्कली भी बनते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्योंकि सर क्लोरीन बनता है Cl2, NaOH भी बनते हैं और आपकी H2 भी बनते हैं, इसलिए क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी क्या बोलता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये आपके सर ये आपके जो विजिबल नहीं उसके लिए है कि आपके बोल रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इथेनॉल का फार्मूला जो होता है C2H5OH होता है, ये आपके सर इसके जो होते हैं C2 आपके CH3COOH होता है। इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपके सर इथेनॉल का जो होता है अदर नेम इथाइल अल्कोहल होता है, इसका नाम जो है एस्टिक एसिड है। ठीक है, ये आपकी ठीक है सोडियम से रिएक्ट करता तो ये आपकी क्या बनाती हैं, इथो हाइड्रोजन गैस, ये क्या बनाता है सोडियम इथोनेट बनाता है, ये सोडियम इथोक्साइड बनाता है, और दोनों हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये आपकी अंतर लिखना था, अंतर लिखना था तो यहाँ से अंतर समझ में आ गया। अब जो आता है, अब जो क्या आईपीसी नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन क्या है, C2H2 है सर, इथिन है, क्या है इथिन है। अब क्या बोलता है कंक H2SO4 इसमें डाल देते हैं तो ये चेंज कर जाता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन बताना है, तो सर आपके क्या है इथिन में डाल देते क्या C2H5OH, इथेनॉल में अगर कंक डाल देते हैं तो H2SO4 तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है आपके C2H4 बन जाते हैं, C2H4 बन जाते हैं, इथिन बन जाता है सर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और साथ में क्या दे देता है, जल देता है। अब आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन बट ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर नॉट कंबशन।
कि सभी कंबशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन होता है, लेकिन सभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों नहीं सर, आपकी प्रोडक्ट अलग होती है। कि इन कंबशन और रिएक्शन ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, एडेड होता है। ऑल कंबशन रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन, वेयर एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एनर्जी में और मे नॉट बी रिलीज। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एनर्जी हो सके रिलीज करेगा और नहीं रिलीज, लेकिन सर कंबशन में एनर्जी रिलीज करता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है कि मोहन आपके जो है, मोहन समझिएगा, मोहन जो है सर, मोहन एंड रोहित ऑब्जर्व दैट शूट्स ऑफ ए प्लांट ग्रोइंग इन शेड बेड टुवर्ड द सनलाइट की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। वेयर एज लिप्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट फोल्ड एंड ड्रॉप सून आफ्टर टच। दे वर क्यूरियस टू नो हाउ दिस मूवमेंट अकर इन प्लांट, कि कैसे ये अक्कर हो रहे हैं सर। इन ऑर्डर टू देम अंडरस्टैंड द मूवमेंट इन द प्लांट्स आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, कि कैसे हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करना, व्हाट कॉजेज द बेंडिंग ऑफ शूट्स इन द प्लांट एज शोन इन फिगर ए। फिगर ए में क्या है सर, ये आपकी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, किधर, ये आपके डायरेक्शन, मतलब ये फोटोलैटिक, जिधर फोटो आपके केमिकल की तरफ से रिपेयर। तो बेंडिंग ऑफ शूट्स ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू दी स्टिमुली एंड डायरेक्शनल ग्रोथ रिलेटेड टू मूवमेंट, ये डायरेक्शनल ग्रोथ है सर, ये फोटो। दूसरा क्वेश्चन जो है और करके दिया हुआ, व्हाट कॉजेज द फोल्डिंग ऑफ लिप्स इन द टच मी नॉट प्लांट एज शोन इन फिगर बी। फिगर बी में जो फोल्डिंग करने पे, तो सर ये वाटर को क्या करता है, लूज कर देता है। तो व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट सनलाइट, सर बेंडिंग ऑफ शूट्स ऑफ प्लांट्स इन ए रिस्पॉन्स, ए का जो आंसर था, ए के जो आंसर थे वो बता दिए। तो बोलता कि जब व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट सनलाइट, ए हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन साइंथेसिस एट शूट टिप हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर, उधर ही ग्रो करने के लिए तो वाजिब करता है। लाइट जो है ऑक्सिन हार्मोन को एक्टिव करता है, जो उसी तरफ लाइट की तरफ क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। दूसरा जो आपके बोला जाता है सर, दो और इसका बोला जाता है क्या, कि when a light is coming from one side of the plant, ऑक्सीजन डिफ्यूजेज टू द शेडी साइड, जिधर शेडी साइड होगा उधर थिक हो जाएंगे, इसीलिए वो प्लांट मुड़ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है। और तीसरा जो बोल रहा है, मूवमेंट हैपेंस एट ए पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट टू टच, जो आपके बोला जा रहा है दिस कंसंट्रेशन व्हेन लाइट इज कमिंग, फिर बोलता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। समझ आ गया, चलिए आगे चलते हैं सर। बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि लिप्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट जो रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुली का बाय शोइंग ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट हो, वो आपके कुछ ग्रोथ के लिए शो नहीं करता है। ठीक है, आपके जो होता है सर, दिस प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स, इसमें इलेक्ट्रिकल केमिकल यूज होते हैं जो कन्वे करता है इंफॉर्मेशन को सेल से सेल्स तक। मूवमेंट हैपन जो इसमें होता है एट पॉइंट डिफरेंस फ्रॉम पॉइंट टू ऑफ टच, और जो होती है प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, वाटर को चेंज करके अपना शेप को चेंज कर देता है, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग। अगर आपका स्वेल किया है तो वो सर आपका सही है, और अगर आपका टच मी नॉट से अगर क्या हुआ, फोल्ड लिप्स हो गए तो श्रिंकिंग हुई, वाटर को लॉस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंपेयर द मूवमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल विद द मूवमेंट शोन इन पार्टी ऑफ द अबव फिगर। कंपेयर द मूवमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब का इससे कंपेयर करना ओव्यूल जो आपके, तो सर प्लांट सेल जो आपकी ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब होता है टुवर्ड द ओव्यूल होता है, ग्रेविटी की तरफ होता है। इज एन एग्जांपल ऑफ केमोट्रोपिज्म, मतलब ड्यू टू केमिकल ट्रोपिज्म, केमिकल स्टिमुली के कारण क्या होता है, ओव्यूल की तरफ मूव करता है। वेयर एज बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड सनलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोट्रोपिज्म, ये लाइट की तरफ बढ़ रहे तो फोटोट्रोपिज्म के कारण हो रहा है, और सर जो आपकी पोलन ग्रेन जो है वो मूव कर रहा है ओव्यूल की तरफ, तो एक केमोट्रोपिज्म है। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। एक केमिकल के कारण बढ़ रहे हैं और एक जो है वो आपके किसके लिए बढ़ रहे हैं, सनलाइट के कारण। दूसरा जो आपके बोला जाता है कि कंपेयर द मूवमेंट शोन इन फिगर बी विद द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट इन द एनिमल, जो आपके बॉडी पार्ट जो एनिमल में जो मूव करते हैं उससे कंपेयर करो। ऑल्दो बोथ जो दोनों प्लांट और एनिमल जो होते हैं इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स कन्वे करते हैं इन्फॉर्मेशन को सेल से सेल, एक जो करते हैं हार्मोन्स के थ्रू करते हैं और एक जो करते हैं वो नर्वस सिस्टम के थ्रू
जरूर करते हैं। अनलाइक नर्व सेल इन एनिमल्स, इन एनिमल में क्या होता है, नर्व सेल होते हैं। देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट फॉर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, वहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन को साझा करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होते हैं, हार्मोन से ही होता है। सर इसमें बोला जाता है एनिमल सेल में शेप जो चेंज होता है अक्सर इसमें जो होता है बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन पाए जाते हैं मसल सेल्स में, जो प्लांट सेल में वो चेंज शेप करता है बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। सर उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है एनिमल में और आपकी प्लांट में वाटर को लॉज और गेन करके शेप को चेंज करता है और वो प्रोटीन को एक्टिव करवा के चेंज करवाता है। समझ में आया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सर इन 39 आपका जो बोला जाता है सुनिएगा। 39 आपका क्या बोला जाता है कि आपकी लाइट रेज आपके द एबव इमेज इज दैट ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप रिवोल्यूशनाइज्ड आवर वेज ऑफ लुकिंग इनटू द स्काई। They imply mirrors together and focus light rather than railing slowly on lenses as in their refracting counterparts. These telescope utilize केस स्टडी का क्वेश्चन है, केस स्टडी तो बोलता है कि इनकमिंग लाइट एंड रिफ्लेक्ट इट टू ए फोकल पॉइंट वेयर इट फॉर्म्स एन इमेज फॉर ऑब्जर्वेशन। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे बनेगा सर, तो ये इसमें जो है वो आपका व्हाट काइंड ऑफ इमेज ऑफ द स्टार इज सीन बाय द ऑब्जर्वर एट द आई पीस। आई पीस में उसे क्या दिखेगा, रियल, आपकी सर रियल इमेज दिखेंगे। क्या दिखेंगे, रियल इमेज दिखेंगे, रियल इमेज दिखेंगे कि रियल प्लेन मिरर यूज कर रहा है तो रियल इमेज आपकी बनेगी। व्हाट काइंड ऑफ रियल इमेज, द फाइनल इमेज इज फॉर्म ड्यू टू लेंस एट द आई पीस। लेंस से आई पीस बन रहा है तो क्या बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। और ये जो द व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन दिस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में जो मिरर यूज होता है वो कौन मिरर का यूज हुआ है, कनकेव मिरर का यूज हुआ है सर, कनकेव मिरर का यूज हुआ है। कर्व्ड मिरर मतलब कनकेव, जो कन्वर्ज रे को कर रहा हो, पैरेलल रे जा रहे हैं कन्वर्ज कर रहे हैं, यहाँ प्लेन मिरर से उसको रिफ्लेक्ट करवा के फिर आई पीस में पढ़ाया जा रहा है। समझ में आ गया, समझ में आ गया मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अटेम्प्ट आइदर सब पार्ट सी और डी, तो एक्सप्लेन विथ रीजन व्हाट काइंड ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड एट द आई पीस। आई पीस में किस तरह का लेंस यूज होता है, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं सर, कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। इज यूज्ड एज आई पीस टू कलेक्ट द रेज फ्रॉम द प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर से रे आ रहे सारे को कलेक्ट करने के लिए। हेल्प द व्यूअर टू सी रियल इरेक्ट इमेज ऑफ द स्टार, रियल इरेक्ट इमेज देखने के लिए कन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। नेक्स्ट आपको बोला जाता है क्या कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेन मिरर इन द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में प्लेन मिरर का क्या रोल है, तो प्लेन मिरर जो लेटरली इन्वर्टेड द इमेज फॉर्म्ड बाय द कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर जो इमेज आपके बन रहा है उसको क्या करेगा, लेटरल कन्वर्जन करेगा। लेटरल मतलब बायां वाला दायां, दायां वाला बायां लगेगा दिखने में सर, लेटरल कन्वर्जन एंड इट पोजिशन हेल्प टू डिटेक्ट द रे टुवर्ड द आई पीस। इसके पोजीशन जो हेल्प करेंगे क्या कि वो डायरेक्ट रे को जो करेगा आई पीस की तरफ डायरेक्ट करेंगे। समझ में आ गया। प्लेन मिरर का यूज क्या था, प्लेन मिरर का यूज क्या था, प्लेन मिरर सर आपकी जो कन्वर्जिंग लेंस यूज होता है, क्या बोला, कन्वेक्स लेंस का। अब बोला जाता है द प्लेन मिरर लेटरली इन्वर्टेड द इमेज फॉर्म्ड बाय द कर्व्ड मिरर एंड इट्स पोजीशन हेल्प टू डायरेक्ट द रे टुवर्ड द आई पीस। समझ में आ गए, समझ में आ गया सर। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 20 फरवरी को आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो प्लीज आप इसे जरूर करके जाए। धन्यवाद।